तो खुलेगा, टाइम लेने खुलने में। क्या पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर है। ठीक है, देखो इधर, पहला चैप्टर आपका 11 खत्म हो गया, अब 12 चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, इसके बाद फिर 11 फिर 12 चलता रहेगा नए में। ठीक है, खुल तो गया है। ठीक है, देखो तो हमने बताया था जूलॉजिकल पार्क, जू के बारे में बताया था यहाँ पे। और जू में किस चीज का स्टडी करते बताओ? फूड हैबिट और वहां के रहने का स्थान, वो रहते कैसे हैं, खाते क्या है, ये हम लोग पढ़ते हैं किसमें, जू में, है ना। और जूलॉजिकल पार्क जो किसी से एग्जाम्पल था, इन सीटू की एक सीटू एग्जाम्पल था, किसका था? और नेशनल पार्क, नेशनल पार्क, हाँ इन सीटू। कितने नेशनल पार्क हमारे इंडिया में? 90। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, याद हो गया? वो तो एक ही पर बताया था, 14 ना। 14 बायोस्फीयर रिजर्व है, 90 जो है नेशनल पार्क है। पास में है कुछ? ठीक है, खुल तो गया है। ठीक है, और हमने बताया था यहाँ पे कि जो लीड सॉरी जो की बताया था, की में कुछ फीचर बताया जिससे मैंने बताया था। और आपने देखा होगा की का पूरा पैराग्राफ ही बना दिया ऑप्शन में, देखा है? हाँ, और क्या क्या था? कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? कपलेट। और हर लाइन क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। सारे सेंटेंस कुछ बना दिया गया है। पास में? फ्लोरा क्या है बताओ? स्टडी ऑफ प्लांट, है ना, प्लांट कहाँ पे रहते हैं। और मोनोग्राफ किसी एक टेक्सान के बारे में, किसी एक टेक्सान के बारे में, ठीक, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोग्राफ। ठीक है, बायोलॉजी टर्म किसने दिया? लेमार्क और टेबरेनस ने, बिल्कुल। इसको खोल दीजिए ना, खोल दीजिए इसको। ये लेमार्क और टेबरेनस ने, इसमें देख लीजिए कितना आ रहा है। बस नहीं तक ब्लर क्यों आ रहा है? क्या क्या इसमें 11 कराएंगे क्या पूरा? मेरी बात तो सुनो, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला जैसे कि आप लोग को पढ़ाया वैसे इन लोग को पढ़ाया, जो नए बच्चे हैं उनका भी। हाँ, रिविजन में नहीं, जो नया चैप्टर है उसकी बात हम बात कर रहे हैं। जैसे हम आप लोग कैसे पढ़ा रहे थे, पहले 11 फिर 12 फिर 11 फिर 12 चल रहा था ना। अब जो नए बच्चे हैं उनकी तो क्लास चल रही है। 11 के एक खत्म हो गया, अब 12 के एक बार चैप्टर चलेगा, फिर 11 के चैप्टर चलेगा। क्या हुआ, 11 पढ़ा दें? अरे मेरी बात तो समझो। मैं क्या कर, एक 11 एक ऐसे तो पढ़ाए थे 3 लोग को, पूछो ऐसे पढ़ो। अगर आप उसे देखो, मेरी बात समझो, इधर इधर समझो। जो आपका टीटीएस में चल रहा है, टीटीएस में बदल, सॉरी टीटीएस में नहीं, 3 दिन जो चल रहा था वहां भी 11 आएगा। तुम्हें आ रहा है कुछ? वहां भी 11 आएगा। 11 कैसे आएगा? जैसे भी पढ़ा रहे हैं, कौन सा टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो गया ना, वो बचा है अभी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ खत्म हो जाएगा तो फिर 11 में आएगा वो। तो उसका 11 12 अलग चलता रहेगा, इसका 11 12 अलग चलता रहेगा। समझ गए कुछ? नहीं समझे? हाँ, ठीक है, कर लो इसको। जैसे मान लो ये रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद फिर से हम आएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे 11 पे, दोनों पढ़ते रहो, दोनों चलता रहेगा। किताब लाए हो क्या? इसके पास नहीं है? ठीक है, ठीक है, नहीं लाए हो? उसके बुक से कर लो, कोई फोटो कॉपी लेना जहां मार्क करते हुए कर लो। मेजोरिटी, अच्छा कौन है मेजोरिटी बताओ जरा। नहीं नहीं, मेरी बात समझो, आप क्या चाह रहे हो कि हम 3 दिन पूरा 11 ही कर दें? हो जाएगा फिर। हाँ
ठीक है, मेरा मतलब समझो इसमें, मैंने ये तो बताया था ना, जैसे इन लोग को पढ़ा वैसे आप लोग को पढ़ाएंगे। इन लोग कैसे पढ़ाया मैंने, एक 11 एक 12 एक 11 एक 12, जैसे बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी रिप्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहे हैं आपको, इसके बाद फिर से हम आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे, 11th वाले आ जाएंगे। जब बायोलॉजिकल क्लास में खत्म हो गया फिर इधर चले जाएंगे 12th में। तो मैं कुछ अब बताना है, कुछ चलता वैसे रहेगा। अरे यार मैंने बताया तो है, हद हो गई, इसमें क्या बताना, आप समझ में आ गया? ठीक है, आप समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है या अभी कंफ्यूजन है? चलो मैं बता दूंगा, अभी फिलहाल ये रिपोर्टेशन ऑर्गेनिज्म चल रहा है, मंडे वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे नहीं सॉरी यार, तुम लोग ना पता नहीं क्या करवा रहे हो, सोमवार मंगलवार बुधवार, ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन चलेगा नए वाले बच्चों के लिए जिनका छूटा हुआ है, ठीक है, और उधर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पुराने बच्चों जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, सिस्टम वही होगा, समझ गए? कुछ समझ गए? क्योंकि उसमें फिर क्योंकि इन लोग को अलग पढ़ाया, आप लोग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, फिर वो अलग डिस्टर्ब हो जाएगा पूरा। तो अभी जो चैप्टर पे जाके हम कॉन्स्टेंट कर देंगे, कॉन्स्टेंट ये कर देंगे कि आप कहोगे तो मंडे, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हम 11 कर दें पूरा, और उधर थर्सडे जब बराबर हो जाएगा तब, और थर्सडे और फ्राइडे और उसमें 12 कर देंगे, कैसा रहेगा? तो उसमें वो कर देंगे, लेकिन पहले बराबर तो हो जाए, आगे पीछे हो जाएगा, ठीक है ना? मैं बता दिया करूंगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे सर से पूछ लिया करो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, फिर से बता दूं, ये रिपोर्टेशन आगे हम चल रहा है, जब ये खत्म हो जाए किसमें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो फिर चलेगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, समझ गए? और फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब खत्म हो जाए तो फिर चलेगा 12th, समझ गए? ऐसे है। बाकी मैं मैसेज भेजवा दिया करूंगा एक बार, है ना, जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला होगा एक बार मैं भिजवा दूंगा, मैं आपके पास मैसेज पहुंच जाएगा, ठीक है, ये करवा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, रुकावट के लिए खेद है, ठीक है, चलो आज पढ़ लो, मार्क कर लेना, फोटो ले लेना, घर पे जाके चढ़ा देना, ठीक है, चलो। कहा है गुस्सा हो गई लड़की, पेन गिरा रही हो, हैं? देखो इधर, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखो स्टार्ट करते, देखो बायोलॉजी इन एसेंस इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, एसेंस मतलब इन एसेंस, बायोलॉजी वास्तव में क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ है, क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ, कहाँ पे, इस धरती पे। बायोलॉजी के बहुत सारे डेफिनेशन बताए गए हैं, बायोलॉजी द लिविंग फॉर्म ऑफ प्रोसेस, दोनों होता है, लिविंग फॉर्म भी होता है और लिविंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी ऑफ लाइफ है, कहाँ पे, इस धरती पे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्या हो गया? तो दिख रहा है, पता नहीं क्या कर दिया है, गए मत हो जाना आप, कलर कहाँ गया? चलो जाओ, संदीप जी बुला के लेके आओ, जाओ, तुमको बोलना है, बैठे हुए गुरु को देख रहे हो, संतोष जी को, ठीक है, देखो तो बायोलॉजी क्या है, वास्तव में यह है स्टोरी है किस चीज की, लाइफ की, किस पे, अर्थ पे। वाइल इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म डाई विदाउट फेल, जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म होता है उनकी डेथ हो जाती है, फेल स्पीसीज कंटिन्यू टू लाइव थ्रू बिलियंस ऑफ ईयर, और जो स्पीसीज होते हैं, कलर कहाँ इसमें गया, हाइलाइटर,
बातें कम करो। अच्छा पीछे से पूछते हैं, अब सही हो जाएगा। हाँ तब तक क्वेश्चन पूछते हैं। बताओ आयोडीज कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से नाम बताइए। हार्मोन रिलीजिंग कौन सा है बताया? ठीक है। और कापर रिलीजिंग आयोडीज कितने बताया था हमने? कौन कौन से? सीयूटी नहीं, कापर टी। सीयूटी हमने सीयूटी का है। कापर टी, कापर 7 मल्टीलोड 375। ठीक है। ओके। और पहला आयोडीज कौन सा बताया था? नॉन मेडिकेटेड, क्या नाम था? क्या नाम था? लिपेज लूप था। क्या था? लिपेज लूप। ठीक है। चलो। और ये कापर टी क्या करता है बताओ? उससे क्या होता है? फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी कम करता है। सर्विस को हॉस्टल कौन बनाता है? हार्मोन रिलीजिंग सर्विस को हॉस्टल पर बना देगा। और हाँ, इम्प्लांटेशन को अनसुटेबल कर देगा, है ना। इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो आगे हम लोग बात करें कि इंडिया में सबसे विकास बताएगा। इंडिया में सबसे पॉपुलर कौन सा है कंट्रासेप्टिव डिवाइस? क्या बात है, आयोडीज। घेरे क्या है, क्यों बेइज्जती करा लड़की अपनी? घेरे क्या? आयोडीज है भाई, है ना। चलो बताओ, जो मेल में कौन सा तरीका यूज किया जाता है बताओ? मेल में कौन सा तरीका होता है? मेल में स्टेलाइजेशन क्या नाम बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी की वेसेक्टोमी? हाँ। और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, है ना। क्या? ट्यूबेक्टोमी। ठीक है। चलो ये बताओ, फीमेल में, सॉरी मेल में कौन कौन सी ग्लैंड बताया था आपको? एसेसरी ग्लैंड। और फीमेल में बर्थोलिन है ना, सिंगल। ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करें यहाँ पे कि जो इमरजेंसी जो पिल्स होते हैं उसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन होता है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होता है? हाँ, दोनों होता है। ठीक है, दोनों होता है। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो दो मेडिसिन वहां भी बताई गई है, एंटी फर्टिलिटी मेडिसिन नाम से है नोवेस्ट्रॉल नॉर इथेंड्रॉन। क्या है? नोवेस्ट्रॉल नॉर इथेंड्रॉन केमिस्ट्री में। और लास्ट चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां पे दो मेडिसिन दी गई है, नोवेस्ट्रॉल एंड नॉर इथेंड्रॉन, दैट इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ठीक है। तो ये थोड़ा, बाकी एंटीबायोटिक्स वहां भी है कुछ टॉपिक, है ना, तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, वो केमिस्ट्री वाले सर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है। दिस फाइल इज इरर सर। ठीक है। ठीक है। चलो कहाँ चलते थे? ठीक है। आगे बताओ जरा इसमें कि जो इसमें प्रेजेंट टाइम में जो हमारी इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी है 2% है। और ये क्या रेट है? ये इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इंडिया में 1,000 लोगों पे कितने लोग बढ़ जाते हैं? 20 लोग कि 30 लोग? 20 लोग। ठीक है। अगर 1,000 होंगे तो कितने हो जाएंगे? 1,020, ऐसे 20-20 बढ़ते रहेंगे। बस में 1,000 पे बाकी जितनी पॉपुलेशन है उतने पे काउंट कर लीजिए। 1,000 पे 20 है तो बाकी कितने होगा, है ना, तो ध्यान रखिएगा। 1947 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी? बस है 75। हाउ कैन से दैट दिस इज 375? 350, 350 भाई, 375 नहीं, 350 मिलियन, है ना। चलो धोखेबाज बैठे हुए हैं तुम्हारे हैं गलत बताने के लिए, है कि नहीं? इसलिए भरोसा मत करो किसी पे। ठीक है। चलो ये बताओ कि जो कारा गैस है मोनोसियस की डायोसियस है? मोनोसियस है। ओगोनियम नीचे की ऊपर? हाँ, ऊपर। इस बार स्पेगनम का नंबर है, नोट कर लो। स्पेगनम आएगा इस बार, या तो स्पेगनम आएगा तो सिट्रस आएगा, दो में एक आएगा। क्योंकि पहुंच रहे हैं लोग भाई, मेरे हिसाब से सब कुछ, मतलब मेरे हिसाब से सब कुछ हो रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वैसे पेपर बन रहा है, सेटअप हो रहा है। क्योंकि हमें अंदाजा था कि पूछेगा, देखो पूछ लिया इसमें। और लीड पे मैंने इम्फेसाइज किया, लीड से क्वेश्चन आएगा इस बार, पूछ लिया उसने, तो उसी हिसाब से जा रहा है। ठीक है। तो जहां जहां मार्क करवा दें। और एक मैं आपको एक काम और किया करिए, एक अलग टाइप के पेन रख लो आप लोग, है ना, जो बिल्कुल अलग हो। मैं वहां पे जब लिखवा दूं हॉट स्पॉट, तो उसको समझ लो कि इसमें से क्वेश्चन आना फिक्स है, 99% फिक्स रहेगा। उसको मार्क लिया करो, उस रीजन को रोज सुबह शाम खाते पीते नहाते धोते देखते रहो, उसको बिल्कुल रिफ्लेक्शन में रहे,
सोते हुए भी, यस एब्सोल्युटली राइट, सोते हुए कौन देखेगा लड़की, हद हो गई है। दिमाग में रिकॉल करते रहो, कहीं चलते रहो, कहीं मान लो आप बैठे चाट खाने मन कर रहा है, खा रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं क्या पढ़ा था यार उसमें, कितना था, इतना, अच्छा ठीक है ये वाला था, अच्छा ठीक, निकाल करते तो मगर यार तूने बनाया नहीं अभी तक, आओ फिर खाते रहो, अच्छा फिर क्या था, सोचते रहो, ऐसे ऐसे रिवीजन होता है। आप लोग लगता है कि जो ऐसा ये बायोलॉजी में नहीं, बायोलॉजी में आपको आसान क्यों लगती है पता है, इसलिए नहीं कि बायोलॉजी आसान है, आप खुद पढ़ के देख लो कितनी आसान लगेगी आपको। बायोलॉजी आसान नहीं है, बायोलॉजी में प्रैक्टिस ज्यादा होती है, ये कहो ठीक, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब कुछ पोस्टमार्टम पूरा करा देते हैं, होता है। रोज को रोज किसी के पीछे लग जाओगे आप, कहां तक भागेगा वो, आना ही है ना। कितना भी आप कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, आपके विल पावर से बड़ा खराब बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, अगर उसके पीछे लग जाओ आप, ठीक है, तो आप निकाल ले जाओगे। जैसे फिजिक्स के पीछे फोबिया है, हमारा कभी नहीं कहते कि आप बायोलॉजी में 360 में 360 ले आओ, हम ये चाहते हैं, हमारा टारगेट ये है कि आप सारे सब्जेक्ट में पूरे नंबर आने चाहिए, क्योंकि मान लो 360 में 360 आ गए, फिजिक्स खराब हो गया, केमिस्ट्री बायो खुदा न खास्ता खराब हो गया, तो कोई मतलब रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है, आपका सिलेक्शन है ना। उसमें जो है आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा करो फिजिक्स में, ठीक है, उसके लिए टाइम दो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, खासकर फिजिक्स का हथियार पता है क्या है, हर चीज का एक हथियार है, कोई बताया क्या है फिजिक्स का हथियार, फार्मूला। फिजिक्स बिना फार्मूले के वैसे ही है जैसे कि बॉर्डर पे बीएसएफ का जवान बिना राइफल का, समझ गए कुछ, तो राइफल है आपका फार्मूला, इसके बाद नंबर आता है प्रैक्टिस की, आपको राइफल पकड़ा दिया चलाना ही नहीं आता, वो आएगा किससे, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस कैसे करो, क्वेश्चन लगाओ रोज रोज, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन दिमाग में रखो और क्वेश्चन लगाते रहो, साथ साथ अगर समझ में आए तो ठीक है ना, उधर खोलो यहाँ पे देखो सोल्यूशन कैसे दिया हुआ है, सोल्यूशन देख देख लगाओ, तो कर सकते हो, सोल्यूशन देखो लगाओ, सोल्यूशन देखो लगाओ, एक बार समझ लो कैसे किया गया है, ऐसे करो, प्रैक्टिस करते रहोगे आपका धीरे धीरे स्कोर बढ़ता शुरू हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होता है। हमारे साथ भी प्रॉब्लम होती थी जब हम भी पढ़ते थे, कि हम ही उसी पेज से निकले हुए हैं, फिजिक्स को देख कितना मतलब लगता है क्या ऊपर वाले ने क्या दे दिया यार, मतलब ठीक है, लेकिन वो गलत चीज थी, है ना, ये सबको लगता है। इस वजह से दिक्कत क्या थी, सच बात ये थी कि फिजिक्स को पढ़ते ही नहीं थे, मेन चीज ये थी, प्रैक्टिस नहीं करना, और पढ़ भी लिए, थ्योरी सारी तैयार रहती, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं होती थी, ठीक है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप फिजिक्स में 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन दिमाग में रख लो कि हमें इतना करना है रोज का रोज, सबके सोल्यूशन दिए रहते हैं, आप खुद से देखो कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बस सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन को देख देख करो, लेकिन लगाओ, ठीक है, केमिस्ट्री भी करो फिजिक्स भी करो, पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान ज्यादा दो, तो उससे आपके स्कोर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों को नेगेटिव मार्किंग आता है, मुझे सरप्राइज होता है, ठीक है, हाँ और क्या, तुक्का लगा देंगे, तुक्का को नहीं लगाना है, देखो तुक्का लगाने से कभी सिलेक्शन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, कोई अगर बोलता है तो गलत बोलता है, ठीक है, इसलिए आप कोशिश करो कि आप जिसका हो सकता है, आप स्टार्ट करो 10 क्वेश्चन से, कि फिजिक्स में हम रोज 10 क्वेश्चन लगाएंगे, कोई भी आप चैप्टर ले लो, ठीक है, कोई भी टॉपिक जो सर ने पढ़ाया हो उसको ले लो, और रोज को रोज 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, पहले खुद से करो, सोचो कि हाँ कैसे हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा फिर सोल्यूशन देखो, ये रोज का रोज रखो, कि 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे बढ़ाते जाओ, इससे क्या होगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी, यही तरीका है। फॉर्मूले जितने हैं, जिस चैप्टर जो चैप्टर आप कर रहे हो उसके फॉर्मूले तो बिल्कुल रिफ्लेक्शन में होना चाहिए, समझ गए, पूरे रिफ्लेक्शन में होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। आपको सब कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूले याद नहीं आ रहे तो कहाँ से कर पाओगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो फॉर्मूले पता होने सारे, ठीक है, तो फॉर्मूले वाले की बुक आती है वो भी रख लो अपने पास, ठीक है, फॉर्मूले फॉर्मूले पता रही, कंसेप्ट आपको सर बता ही रहे हैं, कंसेप्ट सर से सीखो फॉर्मूले, लेकिन बहुत जरूरी कि आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले होना चाहिए, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। हाँ लेटर आएगा, ठीक है, समझ गया ना। तो केमिस्ट्री में ऐसे करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छा करो, उससे आपको धीरे तैयार होता जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज होती है प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिस किसी का भी करो, फिजिक्स करो केमिस्ट्री करो, प्रैक्टिस करो, कहाँ तक आने लगेगा। हमारे साथ दिक्कत होती थी, उसके बाद दिक्कत होती थी, क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करते थे, थ्योरी सारी तैयार होती थी, 1D 2D 3D 4D वो तो होता नहीं, 1D 2D का ही है, मोशन अंडर ग्रेविटी, और खासकर आपके मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, एटॉमिक फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स, हम पहले क्या करते थे, मॉडर्न फिजिक्स पहले तैयार करते थे, स्कोरिंग ज्यादा है, ऑप्टिक्स के 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, फिक्स है,
आसान टाइप जो 2 चैप्टर है आराम से तैयार कर सकते हो, ठीक है। और थर्मोडायनेमिक्स के हो गए, 5-6 क्वेश्चन उसके आते थे। तो स्कोरिंग चैप्टर देखते कौन कौन स्कोरिंग चैप्टर पहले उसको पकड़ते थे, उसको पकड़ के उसके जितने फार्मूले सारे तैयार कर लेते थे, ठीक है। सारे फार्मूले तैयार करने के बाद उसके बाद फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन लगाते जाओ, सारे फार्मूले अपने आप तैयार होते जाएंगे, ठीक है। बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो आप घर से सीख सकते हो, है ना। जैसे 1D का कोई भी कॉन्सेप्ट लगाना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, मोशन, अगर मोशनलेस लगाना है v = u + at, s = ut + half at², कंडीशन क्या है, एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अगर कांस्टेंट तो उसको नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब उस हिसाब से करो और बराबर पैरेलल करोगे तो आपकी स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। बहुत अच्छा जो भी टेस्ट होगा उसमें आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए आप करो, बहुत प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो लोग कर रहे हैं फिजिक्स में 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन स्टार्ट करो, आज से ही कर लो। हमें 10 कहीं कुछ में दिन भर में 10 क्वेश्चन करना है मुझे, करोगे, करो। और फार्मूले पूछो एक दूसरे से, आप इनसे पूछो वो उनसे पूछे, आपस में पूछो फार्मूले। जैसे हम आपसे पूछते रहो, आप आपस में पूछते रहो। ये चैप्टर पढ़ा दिया कि सब फार्मूला बताओ क्या होता है निकालने का, तो इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा, सारे फार्मूले तैयार हो जाएंगे। अगर आपने फार्मूले सारे चैप्टर तैयार कर लिए तो 50% प्रॉब्लम खत्म, 50% प्रॉब्लम खत्म, समझ गए। और अभी देखो बायोलॉजी में क्या है, इसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें भी हैं और रटने वाली भी चीजें हैं। अलग बात है कि रटने वाली चीजें ज्यादा है, लेकिन समझने के साथ साथ आपको नहीं पता है कहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। समझने वाला टॉपिक जो आपको आएगा तब आपको लगेगा, जैसे जेनेटिक्स हो गया, बायोटेक होगा, उसमें रट नहीं पाओगे। अगर आप सोचो रट के कर लेंगे तो नहीं कर पाओगे। बायोटेक में तो समझ ही नहीं आएगा क्या दे रहा है ये, ठीक है। तो जेनेटिक हो गया, बायोटेक हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी में आपका हो गया रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, पास में है कुछ। तो उसमें थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट चीजें हैं उसमें आप रटने को नहीं है, तो जहाँ पे याद करना है उसको याद कर लेंगे। ज्यादातर ये मान के चलिए कि आपको याद ही करना है। मेडिसिन में हो, डॉक्टर हो, तो आपको याद ही करना ज्यादा चाहिए, ठीक है। ये अभी से याद करें कि 600-700 दवाएं आपको दिमाग में होनी चाहिए 24 घंटे। तो याद करने की एफिशिएंसी है तो कर लोगे आपको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये बताओ कि जो फॉल्स फ्रूट किसको बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट बोलो। हाँ, अरे यार ये किताब क्यों रखी, फटवा दीजिए, इसलिए मैंने इसको कवर कर रखा है, वरना इसके तो गई थी अभी। ठक 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 ठक। कहाँ से आ गया ये, अरे पंचू बाबा अभी बताओ। देखो अच्छा देखो, ठीक है। तो उसमें बस वही लाइन इंपॉर्टेंट थी, देखो जो मैंने बताया ऊपर से कि बायोलॉजी क्या है, वास्तव में क्या है, ये लाइफ की हिस्ट्री है। इस धरती पे क्या है, लाइफ की हिस्ट्री है। क्या है, लाइफ की हिस्ट्री है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, हर चैप्टर के बारे में बताया था। यहाँ पे पूरे कितने चैप्टर और यूनिट कितने हैं आपके बायोलॉजी में, कितने यूनिट है पूरे, 10 चैप्टर कितने हैं, 30 है। 38 चैप्टर, 10 यूनिट है और 10 साइंटिस्ट, जिसमें से 9 पुरुष है 1 महिला है, समझ गए। 9 मेल है, इसलिए कह रहे रेशियो मेंटेन नहीं है पास में। और जो 1 महिला है, जहाँ पे भी वहाँ पे लड़ाई चल रहा है, वहाँ की रहने वाली है, यूक्रेन की, ठीक है। उनका नाम है कैथरीन ईसाऊ, लाइक टू नोन एज कैटरीना कैफ, उनको हम लोग कैटरीना कैफ बोलते थे, ठीक है। देखो ये हमारे पंच, देखो पर्सनालिटी कितना बढ़िया नहीं, खैर देखो, है ना, स्माइल देखो कितना खुश होगा आदमी, मरने के बाद ही मुस्कुरा रहा। देखो इधर, अब हम लोग बात करें यहाँ पे पंचानन मैसरी कब जन्म हुआ बताओ, कुछ और याद आया क्या 1904 से, क्या अन्नस मायर, क्या है अन्नस मायर, ठीक है। अन्नस मायर का जन्म भी 1904 में हुआ था, लेकिन ये पहले निपट गए वो बाद में निपटे, है ना। एक ही साल में पैदा हुआ दोनों लोग, ठीक है। ये इंडिया के थे और वो केम्पटन जर्मनी के रहने वाले,
ठीक है, क्या हुआ, मतलब दोनों को पता था, लग रहा है कि साथ चलते हैं। देखो वो हमने बताया था 2000 किसमें, 2004 में, और ये भाई साहब पहले मर गए 2000 1900 सॉरी 1966 में। तो पंचनंद माहेश्वरी का जन्म हुआ 1904 में और डेथ हुई इनकी 1966 में। खैर, तो इम्पोर्टेंट नहीं कि लाइफ कितनी है, इंपॉर्टेंट नहीं कि लाइफ कितनी, लेकिन जितनी हो उतनी बढ़िया हो, है ना। देखो वाह नहीं बोला, वाह, देखो इधर, बॉर्न नवंबर 1904 इन जयपुर राजस्थान, पिंक सिटी बोलते हैं ना जयपुर को, क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। आपने पढ़ा होगा जीके में। कहाँ बिजी लड़की, क्या पढ़ाया हमने, क्या पढ़ाया अभी, बता रहे हो। देखो जयपुर राजस्थान, पंचानन माहेश्वरी रोज द बिकम द वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड बोटेनिस्ट। क्या था ये, जो बोटनी में स्टडी करता है उसको बोटेनिस्ट बोलते हैं, जूलॉजी में करेगा तो जूलॉजिस्ट बोलेंगे, ठीक। नॉट ओनली ऑफ इंडिया बट ऑफ इंटायर वर्ल्ड, ही मूव टू इलाहाबाद फॉर हायर एजुकेशन वेयर ही ऑब्टेन हिज डीएससी डिग्री। पहले जैसे अभी बीएससी हो रहा वैसे डीएससी होता था, जब एग्जाम देने गए, क्या नाम आका ओ आंचल, है ना। तो पहले से डीएससी होता था, डिप्लोमा इन साइंस, और अब हो गया है बैचलर इन साइंस, है ना। देखो तो खास बात यह है कि इन्होंने बॉटनी में डीएससी किया था। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वाज इंस्पायर बाय डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन। डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन से इंस्पायर होते हैं, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, जैसे जीएन रामचंद्रन जी का नाम आएगा जब आप पढ़ेंगे सेल साइटोलॉजी। तो जीएन रामचंद्रन मतलब गोपाल नारायण अय्यर रामचंद्रन, ठीक है, वो भी आएंगे। तो वो लानस पॉलिंग से वो इंस्पायर हुए थे, लानस पॉलिंग से इंस्पायर हुए थे, कौन, जीएन रामचंद्रन, ठीक है, वो जब पढ़ाएंगे उसके बारे में आएगा। खैर, तो हर कोई न कोई इंस्पायर होता है, लेकिन हमने बहुत कम देखा जो इंडिया का साइंटिस्ट या इंडिया से किसी साइंटिस्ट से इंस्पायर हुआ हो। इंडिया का साइंटिस्ट बाहर के साइंटिस्ट से इंस्पायर होता है। अभी देखो यहाँ देखो, डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन, और ये क्या थे, अमेरिकन मिशनरी टीचर थे, टू डेवलप इंटरेस्ट बॉटनी। बॉटनी में इंटरेस्ट इनका डेवलप उन्हीं की वजह से हुआ था, डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन से। तो डायरेक्टली पूछा जाए किनसे इंस्पायर हुए, आप पढ़ोगे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन किससे इंस्पायर हुए थे, नॉर्मन बोरलॉग, क्या, नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति का जनक बोलते हैं ना, इंडिया में हरित क्रांति का जनक कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, हाँ, क्या बोलते हैं उनको, एम एस स्वामीनाथन, मोंकाम्बो संबा शिवानी स्वामीनाथन, समझ गए। अब साउथ वाले इंडिया के देखो। दूसरी बात करें स्पेलोलॉजी, अब देखो बताया बॉटनी में, स्पेशली कहाँ, मार्फोलॉजी में। अब देखो क्या यहाँ पे, हिज टीचर्स वंस एक्सप्रेस दैट इफ हिज स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम ए ग्रेट सेटिस्फैक्शन। दीज वर्ड्स इनकरेज पंचनन टू इंक्वायर व्हाट ही कुड डू फॉर टीचर। क्या मतलब, देखो एक बार इनके टीचर ने, कौन टीचर ने, डब्ल्यू डर्जियन ने इनसे बोला क्लास में ही कि अगर मेरा स्टूडेंट मेरे से आगे कुछ अच्छा काम करता है, मेरे से आगे चला जाता है, ठीक है, तो वो टीचर के लिए सबसे बड़ी बात होती है। पास में कुछ, वो टीचर के लिए क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है, और वो टीचर को एक सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है। जैसे मेरे स्टूडेंट प्रेजेंट टाइम में, आई होप कहाँ कहाँ मैं बता नहीं सकता हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, और कुछ एयर होस्टेस भी है, जैसे चलता है नाम इंडियन एयरलाइंस, उसमें एयर होस्टेस है, कई पूरे इंडिया में बिखरे हुए हैं। पास में कुछ, तो और फोन आता है कभी कभी, ठीक है, जैसे एक लड़का शुभम था, उसका फोन आया, और मैं करीब पढ़ाया था करीब 7-8 साल पहले का, सर मैं शुभम, हाँ, तो बोलने को बोलो कहाँ, फिर सर आपने पढ़ाया था, फिर बताया यहाँ ऐसे ऐसे यहाँ पे रहते थे, यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था, मैंने अच्छा, तो फिर बताया, लेकिन नैनीताल कोई इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पे पढ़ रहा है वो, ठीक है। तो ऐसे होते हैं, तो कहने मतलब ये हो गया कि जब बच्चे आगे जाते हैं पढ़ाई हुए तो अच्छा लगता है, ठीक है, कि हाँ ये बच्चे हमारे पढ़ाए हुए, देखो बच्चे कहाँ कहाँ पहुँच गए। तो वही कहना था इनका डॉक्टर डब्ल्यू डर्जियन का, ठीक है। और ये बात पंचानन माहेश्वरी जी को लग गई कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए अपने टीचर के लिए, नलायको तुम्हें भी करना चाहिए, सुन रहे हो, समझा, नलायको है नलायकायम ठीक है, तुम लोग करना चाहिए अपने टीचर के लिए कोई बेस्ट, बिल्कुल, है ना, न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन जाए, है ना, यहाँ के बच्चे ने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। खैर, तो ये बात थी, तो ये बात लग गई पंचानन माहेश्वरी को, तो पंचानन माहेश्वरी सोचता कि मैं, मुझे भी कुछ करना चाहिए ऐसे, उसने सारा काम किया। देखो, ही वर्कड ऑन एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर आपसे पूछता है एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, ठीक है,
किसने काम किया, क्या बताओगे? पंचानन माहेश्वरी के बारे में। इसके बारे में एम्ब्रियोलॉजी एंड पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर इन टैक्सोनॉमी। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजिकल, तो एम्ब्रियो से रिलेटेड कुछ भी आएगा तो आप किसको टिक करोगे? कौन साइंटिस्ट को? पंचानन माहेश्वरी को। किसको? पंचानन माहेश्वरी को। ही एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी का फाउंडेशन किया कहाँ पे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, है ना, एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर फॉर रिसर्च इन एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। ही आल्सो एम्फसाइज्ड द नीड फॉर इनिशिएशन ऑफ वर्क ऑन आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो। जो इमैच्योर एम्ब्रियो होते हैं, जो एम्ब्रियो प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुए, उस पर उन्होंने आर्टिफिशियल कल्चर किया, यानी आर्टिफिशियल तरीके से एम्ब्रियो को फॉर्मेशन करवाया। These days टिश्यू कल्चर हैज बिकम द लैंडमार्क इन साइंस। प्रेजेंट टाइम लैंडमार्क मतलब साइंस में बहुत बड़ा रोल हो गया किसका? टिश्यू कल्चर का। किसका? टिश्यू कल्चर का। हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, उन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन पे भी काम किया, जानते ही हो। किसका एग्जाम्पल है टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन? इन सीटू की एक सीटू, एक सीटू का भाई, एक सीटू भी टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो ना, तो क्या हो गया? एक सीटू बाहर कराया जाए तो एक सीटू, जहां पे होना चाहिए वहां पे कराया जाए तो इन सीटू। इन विवो जो होता है वो इन सीटू है, इन विवो। स्पर्म बाहर का रहता है लेकिन फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में ही कराता है, वो है इन विवो। देखो, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमैच्योर एम्ब्रियो दीज डेज टिश्यू कल्चर हैज बिकम ए लैंडमार्क इन साइंस। हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवरियन पॉलिनेशन। तो टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन के बारे में, इंट्रा ओरियन फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, साथ साथ में वन वर्ल्ड वाइड एक्लेम। वर्ल्ड वाइड एक्लेम मतलब इनको पूरे दुनिया में सराहना मिली, इनकी शाबाशी दी गई और इनको एक तरीके से मतलब काफी मतलब इनको ज्यादा इंस्पायर किया गया। वन वर्ल्ड वाइड एक्लेम, ही वाज ऑनर्ड विद फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, RSFRS। ठीक है, ये फेलोशिप होता है, जो साइंटिस्ट काम करते हैं उनको फेलोशिप, एक स्कॉलरशिप दी जाती है। ठीक है, तो ये जो रॉयल सोसाइटी लंदन है वहां से इन्होंने FRS का इन्होंने कोर्स किया। ठीक है, इसके अलावा नंबर 1 ये है रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, FRS। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखो, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, INSA। दूसरा अवार्ड कौन मिला बताओ? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, दूसरा अवार्ड मिला इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। दूसरा देखो, ऐसा ही अवार्ड आप आगे पढ़ेंगे, MS स्वामीनाथन को भी मिला था। ठीक है, MS स्वामीनाथन को भी सेम अवार्ड मिला था, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सीलेंस। ही इंकरेज जनरल एजुकेशन एंड मेड ए सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्कूल एजुकेशन बाय हिज लीडरशिप। और इन्होंने जो स्कूल एजुकेशन में भी काफी काम किया। क्या काम किया? देखो, जो आप बुक पढ़ रहे हो NCERT की, वो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से लॉन्च हुआ था। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने की वेरी फर्स्ट टेक्स्ट बुक, यहाँ देखिएगा, आप बायोलॉजी फॉर हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश इन NCERT बाय NCERT 1964। और जो NCERT की सबसे पहली जो बुक आई थी 11-12 की, देखो हायर सेकेंडरी मतलब क्या 11-12, तो 1964 में ये जो बुक आई थी वो इन्हीं के कंट्रीब्यूशन से आई थी। इन्होंने सोचा जब क्योंकि टीचिंग लाइन में थे थोड़ा सा, है ना, इनको लगा कि बुक भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो 1964 में NCERT की पहली बुक आई। एक बात, कितने अवार्ड मिले इनको? 2। पहला कौन बताया? FRS। दूसरा कौन सा? इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी। ठीक है, चलो फिर से एक बार रिवाइज करते। जन्म हुआ 1904 में, डेथ हुई 1966 में। और कहाँ हुआ? जयपुर, राजस्थान में। क्या थे ये? जूलॉजिस्ट की बॉटनिस्ट थे और डिप्लोमा में साइंस में किया था। और किससे इंस्पायर हुए थे? डॉक्टर W डर्जियन। और क्या थे ये? अमेरिकन मिशनरी टीचर थे। ठीक है, और खासकर इन्होंने बायोलॉजी बॉटनी में काम किया, तो किस पे? मार्फोलॉजी पे, साथ साथ में एम्ब्रियोलॉजी पे। मार्फोलॉजी में और किसमें? एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर इन टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी में एम्ब्रियोलॉजिकल करेक्टर का क्या रोल है उसके बारे में स्टडी किया। पास में जैसे मैंने बताया था आपको फैमिली के बारे में, फैमिली जो बताया था किसी भी बेस से बेसिटी को या रिप्रोडक्टिव, दोनों, बेसिटी भी और रिप्रोडक्टिव भी, है ना, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो orders is only based on a, बताओ साकिब, ऑर्डर, फ्लोरल करेक्टर। कौन सा? फ्लोरल करेक्टर।
ऑर्डर से प्लूरल कैरेक्टर पे है, और फैमिली जो है, देखो जो एक बार क्वेश्चन गलत हो दोबारा नहीं होना चाहिए, समझ में आया? क्योंकि हम जहां जहां क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन हो वहीं पे हाथ रखता हूँ, ठीक है। और ये बताएंगे जब फैमिली की बात करें तो वेजिटेटिव भी है और रिप्रोडक्टिव भी है, ठीक। यहाँ देखो, तो ये इसी ध्यान रखना, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो, डायरेक्ट लाइन देख, आर्टिफिशियल कल्चर ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो पे काम किसने किया था? अमिताभ बच्चन। देखो, इंट्रा ओवेरियन पॉइनेशन में किसने काम किया था? ठीक है। और टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन में किसने काम किया? किसी नाम से आ सकता है, जैसे ऐसे सेंटेंस मिलेगा, लैब टू लैंड क्रॉप कैफेटेरिया, ये दिया था MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। वहां पे सेंटेंस दिए गए अलग से, ठीक है। वैसे याद ध्यान रखिए कि इसमें से कोई भी लाइन दे सकता है, पूछेंगे किसके द्वारा दिया गया है। कौन कौन से अवार्ड मिले देखो, FRS रॉयल सोसाइटी लंदन से, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, ठीक है। और दूसरी बात, सबसे पहले NCERT की जो बुक आई थी 1964 में, ये MS स्वामीनाथन के लिए हुआ था, हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, यानी कि 11th और 12th के लिए। मैं कुछ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, याद रखना। ऐसे अवार्ड मिलेगा किसको? MS स्वामीनाथन को, ठीक है। चलो खत्म हो गया। इतने पॉइंट तो आपको बिल्कुल आना ही चाहिए, कहीं से भी हिसाब से पूछ सकता है, ठीक है। बोलोगे तो नहीं? हाँ, पूछें? भूल जाओगे तब पूछेंगे, अभी तो याद ही होगा, अभी तो याद होगा, हमें भी पता है। ओहो, व्हाट इज दिस? बताया मसीरा ने, बता क्या बात है, देखो गुड। ये क्या है? क्या है? जेम्यूल है। कहाँ बनता है? स्पॉन्ज में, ठीक है। जेम्यूल को दे दिया, मतलब पूरे इसमें सबसे, इसीलिए हाइलाइटर हो गया पूरा ना, देखो देख रहे हो आप, जेम्यूल दे दिया गया, ठीक है। चलो, हाँ क्या हुआ? क्या बोल रहा है? उसको नहीं पता ना, अभी तो पढ़ा ही नहीं, तो क्या पता होगा। देखो अब पढ़ेगा तो बताएगा फिर, देखो 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 देखो, पहला लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, देखो क्या लिखा हुआ है। देखो देखो, कह रहे ईच एंड एवरी आगजम कैन लाइफ ओनली फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर आगजम का एक लाइफ टाइम फिक्स होता है, ठीक है, हर आगजम का जितने भी हो। दूसरी बात का देखो, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ द एन ऑर्गेजम रिप्रेजेंट इज लाइफ स्पैन। क्या रिप्रेजेंट करता है ये? लाइफ स्पैन को। किसको? लाइफ स्पैन को रिप्रेजेंट करता है। समझ गए? देखो ये ध्यान रखना, क्या लिखा है? नेचुरल डेथ। क्या है? नेचुरल डेथ। अगर एक्सीडेंटल डेथ उसको नहीं माना जाएगा, समझ गए? कौन सा डेथ होना चाहिए? नेचुरल डेथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ ठीक है। अब करें लाइफ स्पैन ऑफ ए फ्यू ऑर्गेजम्स आर गिवन इन फिगर 1.1, सेवरल अदर ऑर्गेजम आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड आउट देयर लाइफ स्पैन एंड राइट द स्पीसीज प्रोवाइडेड। एग्जांपल, लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेजम रिप्रेजेंट इन द फिगर, तो हो गया। इंटरेस्टिंग एंड इंट्रीगेटिंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज एज लॉन्ग एज फ्यू थाउजेंड्स ईयर। देखो क्या लिखा है, मतलब इसी कुछ दिन भी हो सकती है और 1000 ईयर्स भी हो सकता है। 1000 ईयर्स लाइफ स्पैन कितनी थी, किसकी थी? जो बताएगा उसको मिलेगा। लॉलीपॉप नहीं, आइसक्रीम। अच्छा सुनो एक बात बता, शायद जिसकी जितनी आइसक्रीम लिखता जाएगा वो, एक दिन चलेंगे लुलु माल, वहीं पे खिला देंगे सभी बराबर हिसाब किताब। क्या? बरगद की? बट बताओ किसकी है लाइफ स्पैन? बताओ सगुन। हाँ बता तो रही कुछ ना कुछ, नाम बताओ। लिविंग फॉसिल नहीं होता बच्चे, बताओ। फेनिक्स डेक्टाइलिफेरा, यही है? क्या है? अरे डेट पाम की बात करें, फिनिश डेक्टाइलिफेरा, खजूर। भूल गए? कितना था उसकी लाइफ स्पैन? वाइबिलिटी पीरियड बता रहे थे, वही था। हाँ 2000 साल है ना,
वे कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ईयर्स भी हो सकता है। ठीक, देखो इधर आप कह रहे हैं कि इट इज नॉट बोथ इंटरेस्टिंग टू एंड इंडिकेटिव हो गया। Between these two streams, the lifespan of most other living organisms, you may note that the lifespan of organisms are not necessarily correlated with their size. तो लाइफ स्पैन का जरूरी नहीं कि साइज से कोई कोरिलेशन हो विद देयर साइज, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बड़ा है उसकी लाइफ स्पैन ज्यादा हो, जो छोटा उसकी लाइफ स्पैन कम हो। कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। देखो द साइज ऑफ क्रो की बात कर रहे हैं, क्रो और पैरेंट में आप कंपेयर करो, किसका साइज छोटा होता है? अरे क्रो जो है पैरेंट से छोटा होता है, हालांकि पैरेट की वैरायटी भी बहुत सारी होती है ना, बहुत वो पैरेट बाहर के होते हैं। अपने जो इंडिया की बात करें तो वहां पे छोटे छोटे पैरेट होते हैं, है ना, और जो कौवे होते हैं काफी उनके कंपेयर तो बड़ा ही होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है देखो, क्रो एंड पैरेट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट एट देयर लाइफ स्पैन। मतलब आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली अगर कंपेयर करोगे तो तोते का जो यानी पैरेट का लाइफ स्पैन क्रो कंपेयर में छोटा होता है, सॉरी साइज छोटा होता है। और लाइफ स्पैन देखेंगे तो जो क्रोक होता है कितना बताया था है? कोई बात नहीं, कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्रो का है, क्रो कितना देखो 15 ईयर्स है, यहाँ देखो, और पैरेट कितना बताया था हमने 140 ईयर्स। तो अगर देखोगे तो इसके साइज में बहुत डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हैं लाइफ स्पैन क्रो की कितनी है 15 ईयर्स और पैरेट कितने हैं 140 ईयर्स। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पे, सिमिलरली ए मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। मैंगो ट्री की जो लाइफ स्पैन होती है हैज मच शॉर्टर होती है, किसके? पीपल। अच्छा पीपल और मैंगो में बात करो, किसका साइज छोटा है? मैंगो का है? पत्ते से क्या मतलब है? यहां देखो जो लिखा है वो माना जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, ए मैंगो ट्री हैज ए मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कंपेयर टू पीपल ट्री। देखो मैंगो की लाइफ स्पैन आपके उसमें नहीं दी गई है फिगर में, और पीपल भी नहीं दिया गया है, हाँ बेनियान दिया गया है। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, क्योंकि अगर आप फिगर को अगर वॉच करो तो फिगर में आपको बराबर दिखेंगे, छोटा भी दिख सकते हैं, बताया आपने छोटा भी दिख सकता है, तो उसमें गड़बड़ कर सकते हो। तो मैंगो की लाइफ स्पैन यहाँ नोट कर लो, जो लाइफ स्पैन मैंगो की होती है वो क्या होती है? छोटी होती है पीपल के कंपेयर में। ठीक है, पूछ सकता है क्योंकि उसमें दिया नहीं है ना, इधर से दे देगा चुपके से धीरे से, क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, देखो तो मैंगो की और पीपल की, अच्छा मैंगो के अगर मान लो बोटेनिकल नेम देता मैंगो पता ही है क्या? मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। और पीपल का, पीपल का पता है? नहीं पता? अच्छा पूजा पाठ किसका करते हैं? पीपल का, ये बरगद का? पक्का? देखो इसमें दो होते हैं, एक होता है फाइकस रिलीजियोसा, सबसे ज्यादा पूजा पाठ किसी करते हैं बताओ, बरगद का या पीपल का? पीपल का, पीपल ज्यादा मुझे लग रहा है ना। ये देखो रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा कर सकते हो। बरगद जो होता है बेंगालेंसिस है, फाइकस बेंगालेंसिस बरगद का है। इसके चांस बहुत ही कम है, नहीं पूछेगा इसे, लेकिन मान लो पूछ लिया कि मैंगीफेरा इंडिका और फाइकस रिलीजियोसा, इसमें लाइफ स्पैन किसकी कम है? मैंगो की लाइफ स्पैन कम है, पीपल की। उस टाइम में भी आएगा तब भी आप कर सकते हो, है ना। रिलीजियस जैसा आया रिलीजन से, मतलब लोग इसकी पूजा पाठ करते थे नाम रख दिया गया। ठीक है,
तो हो सकता है इसमें। खैर आगे हम लोग बात करें यहाँ पे, व्हाट एवर बी द लाइफ स्पैन डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज ए सर्टेनिटी। क्या कह रहे हैं, लाइफ स्पैन चाहे कितना भी हो, बोलो मरना तो सबको है ही है कि नहीं, मरना नहीं है। लाइफ स्पैन कितनी भी हो किसी के भी, लेकिन मरना सबको है एक दिन, है कि नहीं। किसको छोड़ के, हाँ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के। देखो यार, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को छोड़ के कोई भी धरती पे जानवर नहीं है जो क्या है, अमर है। इमॉर्टल मतलब अमर हो। कुछ बात में। अब सवाल ये है कि जो देखो लिखा भी हुआ है, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ऐसा क्यों कि इसमें नेचुरल डेथ नहीं होती, बताओ। हाँ हाँ, तो इसलिए पेरेंट कभी खत्म ही नहीं होता है। पेरेंट अपने डाटर में, वो डाटर अपने डाटर में, वो अपने डाटर में, ये चलता रहता है, इसलिए कभी इसकी डेथ नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सेल हुआ यूनिसेलर, ये दो पार्ट में, और फिर वो टूटेगा दो पार्ट में, फिर वो टूटेगा दो पार्ट में, कुछ मारा है तो कभी डेथ हो रही है। ये जो पेरेंट्स लगातार चला रहे हैं, इसलिए कभी भी इसकी डेथ नहीं होती है। ठीक, वही कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाई डू वी से देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। बताओ, रीजन लिख लिया, क्या लिखोगे। बिकॉज पेरेंट डिवाइड इन इट्स कंप्लीटली डिवाइड इन इट्स डाटर सेल। लिख लो, हम लिखना चाहते हो क्योंकि वाई पूछा ना, व्हाई डू वी से, बिकॉज पेरेंट डिवाइड इन इट्स ओन डाटर सेल। मैं लिख लो, भूलने का डर हो, याद हो बहुत अच्छा है। सगुन सो रही हो क्या, लिखो। अच्छा एक ही बुक है क्या, लिखती जाओ ना, उससे लिखवाते जाओ। हाँ याद है, ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, याद है। सबका हो गया। मसीरत, तुम लोग के पास एक ही बुक है क्या मसीरत, ठीक है। यहाँ देखो, समझ गया। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की डेथ क्यों नहीं होती, क्योंकि ये डिवाइड हो जाता है डाटर में, और डाटर फिर डिवाइड हो गया अगले डाटर में, वो डिवाइड हो गया अगले डाटर में, इसलिए कभी इसकी डेथ होती नहीं है। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ के बाकी किसी की डिवाइड मतलब डेथ नहीं होती। देखो, गिवन दिस रियलिटी हैव यू इवर्स, अब इसमें जो लिखा हुआ है, कह रहे कि हाँ, स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स, देयर मस्ट बी सम प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। देखो कितना समय आया, फिर से देखो, मैंगो और पीपल की बात करें, किसकी लाइफ स्पेन ज्यादा है, किसकी कम है। क्लियर, बाकी पीछे इधर आ ही रहा है ना, वो हम लोग कर ही लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर। देखो हाँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर दिस कंटिन्यूटी, यस वी आर टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्शन। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर से लगातार ये बना कैसे है, रिप्रोडक्शन की वजह से। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन समथिंग दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड। ग्रांटेड मतलब जो हमको मिला हुआ है, इस धरती पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनको मिला हुआ है क्या, रिप्रोडक्शन का मेथड, जिसके वजह से ये जो है आगे ट्रांसफर होता रहता है। पास में आया, समझ में आया। अब आते हैं आगे, और ये पेज ना, इसमें से कोई ना कोई आ सकता है। ठीक है, इसका मैं नाम भी करा देता हूँ, जूलॉजिकल नाम कैसे रहेगा, सही रहेगा। है? देखो ये लिखा है एलिफेंट, ELEPHENT है, स्काई ब्लू ये वाला, ये ग्रीन कर दो। ठीक, देखो हंसो नहीं तो फिर फंसा देंगे तुम्हें। देखो क्या लिख दिया, देखो ये देखो, क्या बोलते हैं इसको, एलिफस। लाइफ स्पैन लिखो
65 से 70 साल। ना हंस क्यों रहे हो? क्या मिल गया? बाहर कर देंगे हम। जब हंसने की बात हो तो हंसो, पढ़ने की बात है सिर्फ पढ़ो, जरूरत से ज्यादा स्मार्ट नहीं बनो। देखो तो 65 से कितना, 70 साल। अच्छा ये देखो यहाँ पे एलिफेंट, ये मेल है कि फीमेल? मेल है बच्चे। ये जो दिया हुआ है अपर इंसाइजर क्या है आपके? इंसाइजर है टीथ? इंसीजर कौन सा इंसाइजर? हाथ रखो, दांत कौन सा इंसाइजर है? इनको देखो, आप बताओ, आप बताओ, बताओ विकास कौन सा इंसाइजर है? आगे कौन सा दांत? सब तो आगे दिख रहे हैं। हाथ रखो, आप रखो, कौन सा? जि- जिसके दांत वहीं से बोलेगा। कौन सा? दांत भी पता नहीं। सामने बताया, इसने बताया, उसने बताया, उधर किसने बताया? सामने, सब तो सामने बोल रहे हैं यार। ये कह रहे हैं सामने वाला रख रहे, यहाँ रहे हैं सामने दो ऊपर के, ये दिख रहा है दो, दो ऊपर दो नीचे, 4 दांत हैं इंसीजर के। तो ये जो इंसीजर दांत होता है ना, यही ये बन जाता है इसका टस्क। क्या बोलते हैं इसको? एलिफेंट का टस्क बोलते हैं। और इसी टस्क से बहुत सारी ज्वेलरी बनाते हैं, और ज्वेलरी बना के लोग पहनते हैं। कैसे पहनते होंगे यार? और इस टस्क को निकालने के, दांत निकालने के, पूरी हाथी को मार देते हैं। आपने देखा होगा मूवी, कौन सी देखी थी? वीरप्पन, है ना? लीगल तो है ही है। अब किसी का दांत उखाड़ लोगे तुम, ठीक है, तो फिर कैसा होगा? और ठीक है, मान लो हाथी के दांत निकालो, बात अलग है। उस दांत फिर ऐसे तो निकालने नहीं देगा हाथी, तो लोग उसको मार देते हैं, उड़ा देगा वो, नहीं है? खैर, आपसे अगर ये पूछा जाए कि जो हाथी में दांत दिख रहा है, अब तो देखो फिगर का मैं जो मैं समझ में आ रहा है कि फिगर में अगर इन सेट में कोई दिया हुआ है, उसमें कहीं से कुछ क्वेश्चन दिख गया तो बना देगा वो, है ना? जैसे कि राइजोम वाला, जो जिंजर वाला में मैंने यही ऑब्जर्व किया था और बना दिया उसने। ठीक है, तो क्या बताओगे जो हाथी में दांत दिख रहे हैं, ये किसका एग्जाम्पल हुआ? अपर इंसाइजर। इसको बोलेंगे एलिफेंट की जो टस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टस्क, टस्क ऑफ एलिफेंट। हाँ, टस्क ऑफ एलिफेंट इस मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसाइजर। क्योंकि वो जब किसी, जब एनसीईआरटी पलटता होगा एग्जामिनर, तो देखता होगा कहाँ से क्वेश्चन बनाए, कहाँ से बनाए, कहाँ से बनाए। चलो अच्छा ये बना देते हैं, बच्चे फंस जाएंगे और बोल भी नहीं पाएंगे कि एनसीईआरटी के बाहर का है। कहाँ पे बच्चे? मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसाइजर, ये है टस्क ऑफ एलिफेंट, टस्क ऑफ एलिफेंट। और इसको जूलॉजिकल नेम है एलिफस। क्या बोलते हैं? एलिफस। फस मत जाना, एलिफस, ये जूलॉजिकल नाम बता देंगे। ये देखो रोज, रोज तो जानते ही होगे, रोज जानते हो? देखा है कहीं? रोज जानते हो? रोजा, देखो इसको बोलते हैं रोजा इंडिका। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, कितना है? 5 to 7, ये दिख रहा है इसमें? हाँ ठीक है, दिख रहा है। वैसे ये सही नहीं लग रहा है, ये करवा देता हूँ। ठीक है, 5 से 7 साल। कितना? 5 से 7 साल रोजा इंडिका है। कुत्ते, देखो कितना बताओ? 20 से 30 बताया कि 25 से 30 बताया? हाँ, 20 से 30 ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया है इसमें एफएमसी में, जब होता था पहले, उसके बाद नहीं आया कभी लाइफ स्पैन वाला। बटरफ्लाई में कितना बताओ? 1 से 2 हफ्ते, ये 7 से 14 डेज, बटरफ्लाई। ठीक है, खैर, क्रो में पता ही है आपको कितने साल?
अच्छा, इसको बोलते हैं कार्वस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मान लो ये ऐसा दे देगा तो फिर आप लोग परेशान मत हो जाना। इसको बोलते हैं कार्वस। कार्वस क्या है? क्रो है। और डॉग का तो नाम जानते ही हो, कुत्ते का, बताओ। डॉग का नाम क्या है? कैनिस। पूरा नाम बताओ। नहीं। हम में डोमेस्टिक लगा दो, हर जगह डोमेस्टिक है। वो फेलिस में है, बिल्ली में, बिल्ली में। बताओ। है? फैमिली बता रहे हो यार तुम। कैनेडी फैमिली है। और सोचो। बताओ मिश्रा, शगुन। कैनिस फेमिलेरिस। कब बताया था? अरे अरे अरे, कब बताया? सच में? कैनिस फेमिलेरिस बताया था? तो ठीक है भाई, माफ कर दो। यहाँ देखो, ये जाएगा कैनिस फेमिलेरिस। लड़ जाना चाहिए अगर कोई मान लो ना माने तो, ठीक है, ये अधिकार है आपको। क्योंकि आजकल बोलने बिना बोले कुछ होता नहीं। देखो, कैनिस फेमिलियरिस क्या नाम है? और बिल्ली का? बस बस बस, हो गया। क्रो का कितना होगा? 15 ईयर्स बोलते हैं कार्वस। बटरफ्लाई बताया आपको 7 से 14 दिन या 1 से 2 वीक। और डॉग बात के 20 से 30 साल। ठीक है, इसका नाम है कैनिस फेमिलियरिस। और एलिफेंट में बताया हमने, एलिफस बोलते हैं इसको, 65 से 70 साल। और अपर इंसाइजर जो होता है वो दिखाने वाले टीथ होते हैं। हाथी के दांत चबाने के और खाने कुछ और। मतलब कुछ भी, कुछ भी। हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और होता है। हमने क्या बोला? चबाने कुछ और, खाने कुछ और। एलिफस। एलिफस, हाँ। ये भी टाटोनेम जैसा ही है, बिल्कुल। एलिफस, एलिफस बोलते हैं इसको। टाटोनेम इसमें भी आएगा। अगर जीनस स्पीसीज सेम है तो क्या बोलते हैं इसको? टाटोनेम। जैसे गल्लस, गल्ला। गलस, गलस। गलत जानते हो किसको बोलते हैं? गलत फलस मुर्गे को बोलते हैं। गलस, गलस। गल्ला, गल्ला नहीं। नाजा, नाजा। कतला, कतला। ये सब टाटोनेम्स होते हैं। रेटस, रेटस। ठीक है, समझ नहीं? कोई दिक्कत इसमें? लिख लिया कि याद हो गया? हम्म? याद हो गया? चलो आ जाओ इधर। बनाना में बताओ कितना बताया था? 25 ईयर। इसको बोलते हैं, बताओ बनाना को? मूसा इंडिका। मौसा नहीं, मूसा। तुम लोग कुछ भी लिख डालोगे इसमें। मूसा इंडिका, मूसा जस्ट लाइक बनाना। मौसा। मौसा मौसी सब हो जाएंगे इसी में। गैया। वही तो लिखा है। 20 से 25 साल तो लिखवाया है। गैया बताओ। इसकी लाइफ स्पैन 20 से 25 साल होती है। काऊ। हो गया? पता नहीं यार है। बट अब नहीं पूछेगा वो, उतना कॉमन में नहीं है ये कॉमन थे, मैंने बता दिया, बहुत कॉमन है और मुझे याद भी नहीं, सच बात ये है। ठीक है, देखो जितना दिया है मैं ऑलरेडी थोड़ा सा इसमें एक्सटेंड करा रहा हूँ। ठीक है, पैरट जिसका है, जो इंसेटिव दिया वो मैं बता दूंगा मैं, जो इंसेटिव दिया है उसका। क्योंकि ये यहाँ पे नहीं दिया है, जिसके नाम मैंने बताया यहाँ पे नहीं दिया, ये दिया है पीछे, जब आपको एनिमल किंगडम बताएंगे ना, तो वहां से उठा के यहाँ से लिंक कर सकता है, इसलिए मैंने बताया आपको। जैसे पैरट की बात करें, इसको क्या बोलते हैं? बोलो। क्या नाम लिखा? सुग्गा। सिटिकुला है। क्या है? सिटिकुला पैरट। हाँ, लोग सुग्गा बोलते हैं इसको। बड़ा क्यूट होता है उससे ये। इसको पसंद क्या है पता है? खाने में मिर्ची पसंद, और अमरूद पसंद बहुत ज्यादा है। एक हमारा जो घर था उसके बगल में एक वो अमरूद का पेड़ था।
और वो भाई साहब सुबह सुबह स्कूल जाते समय दिखता था, मुझे बड़ा अफसोस होता कि काश हम पैरट होते, जाके खाते। और भाई वो अमरूद तोड़ने देते किसी को, डंडा लेके बाहर बैठा रहता था। और ये जो जाता था भाई साहब ऊपर उड़ते हुए आराम से बढ़िया से खा खा के, और अमरूद मीठे वो अंदर से नहीं, रेड वाले जो होते हैं वो वाले, आराम से बैठ के खा रहा होता है। वे सोचते हैं कभी हम भी पैरट होते, साथ कितना मजा आता है, आराम से हम भी खाते। नाम लेके क्या बोल बसंती उड़ जा। सीख जाते हैं, बहुत लर्निंग प्रॉपर्टी बहुत होती है। जैसे डॉल्फिन, डॉल्फिन बहुत ज्यादा जल्दी सीख सीख जाते हैं वो। यस यस नो नो, सब सीख जाएगा वो। खाना खाओगे यस। देखो अब सुनो, इधर 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 इधर। पैरट में लाइफ स्पेन कितनी है? 140 साल। क्लियर है? और ये दिखने में काफी अच्छे लगते हैं ये तोते होते, लेकिन नुकसान बहुत करते हैं भाई ये। हो गया? फिर से देखो, एलिफेंट को बोलते हैं एलिफस। ये एनिमल किंगडम में मिलेगा आपको। हाँ एलिफस, एलिफस हाँ। एलिफेंट 65 से 70 साल है। रोज ने बताया 5 से 7 साल है। रोजा इंडिका बोलते हैं, ठीक है। और डॉग में 20 से 30 साल है। मूस सॉरी, कैनिस फेमिलियरिस बोलते हैं यहाँ पे। बटरफ्लाई में 1 से 2 हफ्ते हैं, 1 से 2 वीक, या 7 से 14 दिन। क्रो की बात करें, कार्बस बोलते हैं इसको, और 15 साल है। और ये बनाना है, मूसा इंडिका बोलते हैं, 25 साल है, ठीक है। गाय है 20 से 25 साल है। पैरट में 140 साल है, ठीक है। इसमें जिसमें लिखा हुआ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें नहीं लिखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं। है? सिटिकुलर नहीं, सिर्फ सिटिकुलर लिखा है, इसका नाम पूरा एग्जैक्ट मुझे बस सिटिकुलर लिखा है, सिटिकुलर याद करके रखो, ठीक है। चलो देखो, ठीक है। ये सब जो बीएससी है ना, जिसने पढ़ा होगा उसमें पढ़ते हैं इकोनॉमिक जूलॉजी में। वहाँ इस सबके नाम पूरे दिए होंगे, बहुत सारे नाम। जैसे हल्दी का नाम जानते हो? हल्दी का कुरकुमा लांगा, क्या नाम है? कुरकुमा लांगा। और जिंजर का जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, बहुत सारे हैं उसमें। वो सब कोई मतलब नहीं उनका। देखो अब देखो आगे चलते हैं, नोट कर लिए सबने? अब आ जाओ आगे। क्विट। ठीक है, चलो देखो। और ये हमारा है क्या? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को बोलते हैं क्रोकोडिलस। क्या बोलते हैं? क्रोकोडिलस। कितना साल बताओ? 60 साल। कितना है? 60 साल। क्रोकोडाइल बहुत ही आलसी होते हैं ये। ठीक है, ये खा खा के घोड़ा हो गया। देखो इसको, हॉर्स की बात करेंगे, क्या बोलते हैं इसको? घोड़ा बोलते हैं। अरे यार हद हो गई। इक्वस बोलते हैं, ठीक है। इक्वस। फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला, कितने दिन बताओ? हाँ, किसको? कौन क्या है? सिद्धि। सिद्धि नहीं है। सिद्धि, सिद्धि को क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, इसको बोलते हैं ड्रोसोफिला। पूरा नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। कितने दिन बताओ? नोट कर लो। इस पे काम किया था किसने? नाम बता दो फिर जाने, एक आइसक्रीम पक्का। आधा बताओ तो आधा मिलेगा। बताओ कोई। ड्रोसोफिला पे किसने काम किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। और लिंकेज के बारे में बताया था। इतना मैंने हिंट दे दिया है। टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, उर्फ टीएच मॉर्गन। जेनेटिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। और काफी ज्यादा इस पे काम किया था, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे। इसको जो है बनाना बहुत पसंद है। जहां बनाना देखा फ्रूट फ्लाई मिलेगा वहां पे। देखो इसका नाम है मेलानोगास्टर ड्रोसोफिला।
ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसको जेनेटिक्स का इंजीनियर भी बोला जाता है। इसको इंजीनियर है, जेनेटिक्स का इंजीनियर। इसे बहुत ज्यादा काम किए गए, जेनेटिक काम बहुत ज्यादा किए गए। टीएस मॉर्गन ने किया था। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, क्लियर। और इसी को फ्रूट फ्लाई भी बोलते हैं। ठीक है। 14 दिन की लाइफ स्पैन होती है। इस पर काफी ज्यादा भी आपको बताएं कैसे लिंकेज होता है ना, म्यूटेशन कैसे हुआ है, इस पर काफी काम किया गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये कुछ बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हो गया ये। देखो, राइस प्लांट की बात करेंगे 3 से 4 मंथ। कितना लिखा है? कितना लिखा आपने? कहाँ से लिख लिया? सबने तो एक ही तो पढ़ा है मैंने। क्यों? सही कर लो। हो गया। अरे खुद देखो, घर में जो चावल लगते हैं खेत में कितने दिन रहते हैं? 3-4 महीने, और क्या। क्यों विकास, कितने महीने? बहुत ध्यान लगाते हो तुम, हैं? कितने महीने होते बताओ? 3-4 महीने में कट जाता है ना। देखो, 3 से 4 महीने राइस, क्या बोलते हैं इसको? हद हो गई यार, राइस को चावल। ओराइजा सेटाइवा, क्या बोलते हैं इसको? ओराइजा सेटाइवा। ओराइजा सेटाइवा, दैट इज राइस। ये हमारा तारतोइच, 6-6-150 छल। ठीक है, टार्टोइस। टार्टोइस को बोलते हैं टार्टोइस, टार्टोइस टर्टल बोलते हैं इसको। टार्टोइस को टर्टल बोलते हैं। टार्टोइस टर्टल। हाँ, टर्टल, टर्टल, टार्टोइस टर्टल। बनियान ट्री 200 के 300। क्या हुआ, कहाँ से लिखी लड़की? मैंने क्या लिखवाया है, उसको सही कर लो। और किसी का कुछ और तो नहीं है पुराने बच्चों का? बताओ मैंने ये लिखवाया ना। ठीक है, 300 से 500 साल है। और इसको बोलते हैं फाइकस बेंगालेंसिस। टर्टल नाम इसका, जूलॉजिकल नेम टर्टल, टार्टोइस टर्टल बोलते हैं। ठीक, अभी आएगा, रेप्टाइल में आएगा, बताइए। हो गया क्लियर? चलो एक बार देख लेते हैं। ओराइजा सेटाइवा यानी कि राइस प्लांट की कितनी होती है लाइफ स्पैन? बोलो 3 से 4 महीने। टार्टोइस से बोलो 100 से 150 साल। बनियान ट्री बताओ क्या बोलते हैं? फाइकस बेंगालेंसिस। ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कितने दिन? इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइप स्टडी में भी है ना ये। हॉर्स को बोलते हैं इक्वस। और कितने साल? क्रोकोडाइल, क्रोकोडिलस कितने साल? 60 साल। कितने? 60 साल। हो गया, सबका हो गया? छूटा नहीं किसी का? देखो आगे, इसको पहले सबसे पहले ऊपर क्या बनाना कितना बताया बताओ? 25। ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे। तो यहां पे बताया गया, देखो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर कर दे। देखो देखो इधर इधर, यहां पे कह रहे हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस है बताओ? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, कैसा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, ये केमिकल है? हाँ,
बायोलॉजिकल है। देखो इसमें लाइट हो तुम्हारा, हाँ चेक कर लो। ठीक है ना, चमक रहा है बहुत ज्यादा। देखो तो रिप्रोडक्शन जो है कैसा है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा है? बायोलॉजिकल। दूसरी बात अगर इसको देखोगे, देखो विच इन एन यंग ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द यंग वंस ऑफस्प्रिंग। जो बच्चे होते हैं उन्हीं को बोलते हैं यंग वंस, छोटू मोटू बच्चे, गोलू मोलू, यंग वंस, ठीक है, ऑफस्प्रिंग। सिमिलर टू इटसेल्फ, और ये अपने जैसे ही होते हैं, जैसे पेरेंट ऐसे उनके बच्चे। तो बच्चों को देख के पेरेंट का अंदाजा कर सकते हो, और पेरेंट को देखो बच्चे का अंदाजा कर सकते हो। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब ये जो बच्चे होते हैं ये ग्रो करेंगे, मैच्योर होगा, और उसके बाद फिर इनके बच्चे होंगे। दस देयर इज साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। ठीक है, अब देखो एक चीज क्या बताया गया, रिप्रोडक्शन जो है ये क्या है, इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? तो पूछेगा कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ऑर्गेनिज्म कैसे बना रहता है, तो क्या बताओगे? रिप्रोडक्शन से। ठीक है, अब कह रहे हैं चैप्टर 5 में पढ़ोगे, कहां पे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स बताएंगे आपको। हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, और कैसे जेनेटिक वेरिएशन होते हैं और कैसे ये पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, जैसे हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, उसमें दो चीज पढ़ेंगे, एक तो इनहेरिटेंस का और दूसरा वेरिएशन का। इनहेरिटेंस मतलब माँ बाप के करेक्टर बच्चों में कैसे आते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बच्चे माँ बाप के जैसे नहीं होते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्यों होता है? ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। कहाँ होता है? मियोसिस। समझना है कुछ? आप करें यहाँ पे, देयर इज ए लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ड्स एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। द ऑर्गेनिज्म's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it is reproduced। देखो यहाँ चीज दिया हुआ है, क्या क्या चीज देखो, ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट, हैबिटाट समझते हो, जहां पे ऑर्गेनिज्म रहता है। ठीक है, और क्या क्या देखो, नंबर 1, दूसरा देखो इट्स इंटरनल फिजियोलॉजी, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, नंबर 2, एंड सेवरल अदर फैक्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड फॉर हाउ इट इज रिप्रोड्यूस। किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म रहता कहाँ पे है, और साथ साथ उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, एक सेल का है कि दो सेल का है कि मल्टी सेलुलर है कि टिश्यू लेवल, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सब में अलग अलग होता है। बस में इसे पढ़ेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, जैसे पढ़ेंगे स्केलेमेंथेस में तो कंप्लीट बॉडी सिस्टम हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से होता है। तो अगर आपसे पूछता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, तो उसका जो रिप्रोडक्शन कैसे होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, तो क्या बताएंगे? दो चीजों पर डिपेंड करता है, वो रहता कहाँ पे है, साथ साथ उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है। क्लियर? बेस्ड ऑन वेदर देयर इज ए पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप। व्हेन आप कह रहे हैं कि अब जब रिप्रोडक्शन होगा उसमें कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है कि दो कर रहे हैं, इसके बेस पे दो कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। ठीक, देखो यहाँ पे, यहाँ बताया नंबर 1, व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट with or without the involvement of the gamete formation, the reproduction is called asexual। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इसको। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि when offspring produced by single parent, मतलब ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हो वो सिंगल पेरेंट से हो, और गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट है, हाँ? एसेक्सुअल से नहीं होगा, एसेक्सुअल से हो जाएगा। बस में भाई एसेक्सुअल क्या होता है, एक ही पेरेंट तो होता है, उसी से दूसरा पेरेंट बन जाता है, सिंगल पेरेंट। ठीक है, इसमें प्लांट एनिमल दोनों है, ये एनिमल नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा ऑर्गेनिज्म बता रहा हूँ, प्लांट एनिमल बैक्टीरिया सारे बता रहा हूँ। ठीक है, सब है, फंजाई सब आएंगे इसमें। तो कह रहे हैं कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब बोलेंगे, जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो, और जब सिंगल पेरेंट होता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें गैमेट बनेंगे नहीं बनेंगे, गैमेट बनेगा नहीं बनेगा, हाँ? बन भी सकता है और नहीं बन सकता, इसको ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दोनों बातें। आप कह रहे हैं कि जब
टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, एक मेल एक फीमेल, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और जब दो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे तो जाहिर सी बात उसमें गैमेट भी बनेंगे, बिना गैमेट तो होगा नहीं, उसको बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ये सेक्सुअल में गड़बड़ कर सकते हो, गैमेट का फॉर्मेशन होता है कि नहीं होता है, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन पक्का है कि इसमें सिंगल पेरेंट ही रहेगा, पेरेंट तो सिंगल रहेगा, गैमेट बन भी सकता है और नहीं बन सकता है। ठीक है, क्लियर। फिर से देखो मैंने क्या बताया, रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये केमिकल प्रोसेस, कैसा है ये, चलो होश में हो इसका मतलब है। तो रिप्रोडक्शन जो कैसा है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस, ऐसे रख देंगे, रिप्रोडक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स टू पेरेंट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वन पेरेंट फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ सही गलत है, क्या गड़बड़ किया, केमिकल कर दिया मैंने। देखो आगे देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, जो रिप्रोडक्शन होता है इसी की वजह से हर ऑर्गेनिज्म का जनरेशन मेंटेन रहता है, इसी की वजह से हर ऑर्गेनिज्म जनरेशन क्या होता है, मेंटेन होता है, उनकी फैमिली आगे बढ़ती रहती है। खैर, तो अगर आपसे पूछता है कि जनरेशन को मेंटेन करना है तो उसका तरीका क्या है, रिप्रोडक्शन। क्लियर। यहाँ देखो, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हाँ, अब दूसरी बात कह रहे हैं कि जो इसमें ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे रिप्रोडक्शन करना करेगा, वो किस बात पे डिपेंड करता है। देखो पहला क्या है, देखो ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, और दूसरा क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी। याद रहेगा, याद रहेगा, दो बातों पर डिपेंड करेंगे, सेवरल अदर को मार्क्स छोड़ दो, हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे। दूसरी बात करें आप देखो, अब कह रहे हैं कि एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा कि दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे, इसके बेस पे रिप्रोडक्शन कितने टाइप के, दो टाइप के। पहला कौन सा, ए सेक्सुअल, दूसरा कौन सा, ए सेक्सुअल में गैमेट बन भी सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 100% गैमेट बनेगा। इसमें मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगे, उसमें मेल या फीमेल होंगे, उसमें गैमेट बनेंगे, उनका फ्यूजन भी होगा और जायगोट वगैरह बनेगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो ये तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। अब सबसे पहले देखो बात हमने किसकी किया था, देखो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ए सेक्सुअल, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल। ठीक, देखो यहाँ पे अगर बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो पहले जैसे मैंने बताया कि इसमें गैमेट बन भी सकता है और नहीं बन सकता, लेकिन ज्यादातर गैमेट इसमें नहीं बनते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ देखो, इन दिस मेथड ए सिंगल इंडिविजुअल, देखो क्या लिखा हुआ है, ए सिंगल इंडिविजुअल पेरेंट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। ठीक है, as a result the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो बच्चे होते हैं, माँ बाप तो है ही नहीं, खैर एक ही पेरेंट है, उसको माँ बोल लो चाहे बाप बोल लो, है ना। एग्जैक्ट क्या होता है, कॉपीज होते हैं, जैसे पेरेंट वैसे बच्चे, फोटो कॉपी देते हो आप, एग्जैक्ट निकलता है बदल जाता है, एग्जैक्ट निकलता है। और अगर ये पेरेंट के सिमिलर हो, एग्जैक्ट, क्या बोलते हैं इसको, क्लोन, क्या बोलेंगे, क्लोन। ये देखो इधर कह रहे हैं कि आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल। बताओ जरा क्वेश्चन, क्या इनका जेनेटिक मटेरियल सेम होगा या डिफरेंट होगा, हाँ सेम होगा ना, क्योंकि एक ही पेरेंट से बने हैं तो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। कैसा होगा, आइडेंटिकल होगा, है ना, डिफरेंट नहीं होंगे। ठीक है, और देखो मजे की बात, अब कह रहे हैं कि द टर्म क्लोन इज यूज टू डिस्क्राइब सच मार्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। मार्फोलॉजिकली मतलब बाहर से दिखने में, और जेनेटिकली मतलब अंदर से जीन चेक करोगे तब, तो जेनेटिक रूप से भी सिमिलर होंगे। जैसे डीएनए टेस्ट होता है, तो डीएनए टेस्ट करोगे तो सेम आएगा, ये तो अंदर से हो गया जेनेटिकली। तो करें क्लोन क्या है, कई बार पूछा गया है। क्लोन की डेफिनेशन, जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली सिमिलर आइडेंटिकल इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। क्लोन तभी बनेंगे जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, बस में क्लियर। इसमें
अब देखो यहाँ पे, देखो दिया हो गया सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यहाँ पे जो दिखाया गया आपको, ये बर्डिंग दिखाया गया। क्या दिखाया गया? बर्डिंग है यहाँ पे, ये बर्ड बन रहा है। क्या है? बर्ड। ये क्या दिखाया गया? ये क्या है बताओ? ईस्ट है ये। ईस्ट का दूसरा नाम, वो नाम बताओ, बोटेनिकल नेम बताओ। सेक्रोमाइसिस सेरेविसिया। ये एल्कोहल फर्मेंटेशन कराता है कि बेकरी में यूज किया जाता है? सुबह सुबह चाय के साथ। हा? क्या है? बेकरी में यूज करते हैं कि पीने में, एल्कोहल बनाने में? ये बेकर ईस्ट भी है और ब्रेवर ईस्ट भी है। बेकरी में भी यूज करते हैं और एल्कोहल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं ब्रेवर इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं? ब्रेवर इंडस्ट्री। दोनों का यूज किया था किसको? ईस्ट को। इधर देखो, ईस्ट में क्या बताया गया है? बर्डिंग के बारे में बताया गया है। यहाँ देखो एक पेरेंट सेल है। क्या है? पेरेंट है, ठीक है। पेरेंट में आपको दिखाया गया, देखो ये सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस भी होगा, ठीक है। देखो यहां से, देखो हल्का से डिवाइड हो गया, दिख रहा है आपको? ये देखो न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया, ठीक है। और यहाँ देखो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। यहाँ पे हल्का एक बर्ड जैसा दिखा है और यहाँ से डिटैच हो जाएगा फिर। बस मैं कुछ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बर्ड जैसा पहले बनता है, ठीक है। बनते बनते इससे पोड़ा निकलता है, बॉयल्स, निकलते 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 बढ़ता चला जाता है। वैसे यहाँ भी है। तो अगर आपसे पूछे सिंपल सा कि बर्ड कहाँ बनता है, क्या बताओगे? ईस्ट में। बर्डिंग से रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, क्या बताओगे? ईस्ट में। ये सेक्सुअल का तरीका है कि एसेक्सुअल का? एसेक्सुअल। कितने पॉइंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक की दो? एक इन्वॉल्व हो रहा है। कुछ बस में आया? यहाँ देख लो, ये क्या है? अमीबा है। क्या ये? अमीबा है, ठीक है। देखो आगे, देखो यहाँ अमीबा में क्या दिखाया? देखो बाइनरी फिजन। क्या है? बाइनरी फिजन। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया? देखो फिर से देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं? एक, ठीक है, पेरेंट। दूसरी बात, इसमें क्या होता है? जो बच्चे होते हैं एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि जो जैसे जो एग्जाम जो बच्चे बनते हैं, वो उनके जेनेटिक मटेरियल सेम होते हैं कि अलग अलग? सेम होता है, ठीक है। और बताया क्लोन, इनके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्लोन, जो मार्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, क्या बोलते हैं? क्लोन। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत हो गया? अब आ जाओ, और ये ईस्ट में हमने बर्डिंग देख लिया, ठीक है। देखो, और ये क्या देखो लिखा हुआ? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में तरीका किसका है? एसेक्सुअल का। ये अमीबा, ये क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो, इधर देखो, ये अमीबा है। पूरा नाम क्या है इसका पता है? अमीबा प्रोटियस। क्या बोलते हैं इसको? अमीबा प्रोटियस। हालांकि अमीबा की बहुत सारी स्पीसीज हैं, इसका नाम है अमीबा प्रोटियस। प्रोटियस आया है एक दानों से, राक्षस, वहां से आया है। कभी राक्षस देखा? बदलता रहता है हमेशा। कभी हाथ से मार दे, कभी पैर से मार दे, कभी किसी से मार दे, दांत काट ले। नहीं राक्षस, इसलिए प्रोटियस नाम रखिए, इसको दाना बोलते हैं। देखो एक अमीबा था, हाँ, इसका न्यूक्लियस दिखाया गया देखो, और ये पूरा, इसमें कुछ मार्फोलॉजिकल चेंजिंग दिखाया गया। देखो पहले क्या हुआ? देखो न्यूक्लियस क्या हो गया? न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। और आपको बता चुके, जब डिवीजन होता है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को साइटोकाइनेसिस। एंड ऑलवेज साइटोकाइनेसिस फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस। यहाँ देखो, ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, धीरे धीरे सेल भी डिवाइड हुआ। देखो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फिर यहाँ देखो दो बन गए, एक ये बन गया और एक ये बन गया। तो एक पेरेंट से दो इंडिविजुअल बन गए, ठीक है। और ये तरीका क्या है, किस चीज का है? बाइनरी फिजन। डायरेक्टली पूछेगा बाइनरी फिजन कहाँ कहाँ मिलेगा? एडम में मिलता है क्या? अमीबा
पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, तो बाइनरी फिजन क्या है, ये अमीबा में हो गया। ठीक है, क्लियर। तो एक पेरेंट, तो आपसे बाइनरी फिजन बोले या आपसे बडिंग बोले, ये सब किसके तरीके हैं? ए सेक्सुअल के सेक्सुअल, ए सेक्सुअल याद रहेगा। तो बडिंग किस में? ईस्ट और हाइड्रा में। और बाइनरी फिजन कहाँ पे? अभी अमीबा याद करो, आगे पैरामीशियम बता देंगे। ठीक है, देखो प्लेनेरिया में होता है। कहाँ खो गए, मरी जा रही है एक सेंटेंस में। कहाँ होता है प्लेनेरिया? बच्चे देखो बता रहा है देवेंद्र, प्लेनेरिया में होता है। ट्रू रीजेंशन कहाँ होता है? प्लेनेरिया में। पास में कुछ? चलो आगे बढ़े, अब आ जाओ आगे। ये फिगर समझ जाओगे। कितने डाटर बने यहाँ पे? 2। एक बात और समझना, यहाँ डाटर का मतलब डाटर नहीं है ठीक है, डाटर का मतलब डाटर समझ, डाटर का मतलब यहाँ पे ऑफस्प्रिंग से है, बच्चों से है। ठीक है, मेल फीमेल जैसा यहाँ कुछ होता नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ आगे। देखो, तो ये कुछ बात हम लोग कर रहे थे यहाँ पे। देखो, आपके लेटेस्ट थी हाउ वाइड स्पेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा कॉमन कहाँ है बताओ? हाँ, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अमीबा, जैसे कि पैरामीशियम, जैसे कि यूग्लिना, जैसे कि ईस्ट। बिल्कुल सही जा रहे हो। एंड प्लांट एनिमल विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल सिंपल है, एक सेल का जानवर है वो। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली होता है। देखो आगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हायर प्लांट में, हायर एनिमल में नहीं हो सकता, वहां भी हो सकता। देखो, इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरन the organism or the parents cell divide by mitosis into two to give rise to the new individual। अगर हम प्रोटिस्ट की बात करें, मोरन की बात करें, यानी जो ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। thus in this organism cell division is itself a mode of reproduction। इसमें सेल डिवीजन जो होता है ये रिप्रोडक्शन का तरीका है। मैंने बताया था कि सेल का नंबर बढ़े या सेल का मास बढ़े, दोनों को क्या बोलते हैं? ग्रोथ। क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो कह रहे हैं सेल डिवीजन जो है इटसेल्फ ए मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यहाँ सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का एक तरीका भी है। ठीक है, प्रोटिस मोरेना, प्रोटिस मतलब होता है, बताया नहीं, 5 किंगडम क्लास पे किसने पढ़ा है? प्रोटिस मतलब जैसे कि आपके हो गए यूकैरियोटिक वाले, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सब किस में आएगा? प्रोटिस में आएगा। और मोरेना में सारे बैक्टीरिया आते हैं, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है ना। बैक्टीरिया किस में आएंगे? इसमें आएंगे। यू बैक्टीरिया हो चाहे कैसे बैक्टीरिया हो, इसी में आएंगे। मैं कुछ, तो प्रोटिस में और मोनेरा में कैसे होता है? इसमें सेल डिवीजन होता है, किससे होता है? माइटोसिस से होता है। ठीक है, कैसे होता है? माइटोसिस। यहाँ पे मेल फीमेल जैसा ऐसा कुछ नहीं होता है। वो तरीका कौन सा है? हाँ, क्या क्या डिफरेंस है बाइनरी फीचर और माइटोसिस? नहीं, माइटोसिस अलग है। जो बाइनरी फिजन होता है, देखो क्या होता है, समझो ध्यान से। ये जो सेल का डिवीजन होता है, सेल का डिवीजन माइटोसिस से तो होता है। कह सकते हो कि जो बाइनरी फिजन है वो माइटोसिस का एक तरीका है, माइटोसिस के अंदर ही आता है। प्रोफेज मेटाफेज, वो दिख नहीं रहा है आपको, वो दिख नहीं रहा है वहां पे, उसमें दिख नहीं रहा है। जो उसमें जो हायर एनिमल होंगे, हायर प्लांट होंगे, वहां पे दिखेंगे। ये कैसा है? यूनिसेलुलर, सिंगल सेल है ना। तो सिंगल सेल की बात करें तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, यहाँ पे तो बताया गया है कि जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा मोनेरा की बात करेंगे, यहाँ बताया गया सेल डिवीजन तरीका यहाँ पे कौन सा है? माइटोसिस है। देखो, सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू गिव। तो प्रोटिस्टा में, मोनेरा में यहाँ पे माइटोसिस होता है। अभी वह प्रोटिस्टा में आएगा तो माइटोसिस, माइटोसिस यहाँ भी होगा। माइटोसिस में तो समझते हो, माइटोसिस में सारी चीजें आएंगे, प्रोफेज मेटाफेज में सब होगा, वो सारे होंगे, जिसमें होता है ना वो सारे होंगे। ठीक है, 5 स्टेप होंगे। जब डिवाइड होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चारों होंगे। म्यूसिस नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी कैसे होते हैं? हेप्लाइड होते हैं, म्यूसिस नहीं होगा।
तो बिल्कुल कह सकते हो यहाँ पे प्रोटिस्टा और मेडोना में जो डिवीजन होता है माइटोसिस होता है, बाकी जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है वैसा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ बताया गया सेल डिवीजन जो है किसका तरीका है, रिप्रोडक्शन तरीका हो गया, किसका, रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर है। ओके, देखो देखो पहले इधर ये क्या, देखो जितने भी ऊपर फिगर दिए गए हैं, ठीक है, देखो इधर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसमें क्या दिया है, जू स्पोर ऑफ क्लेमाइडोमोनास। पहली चीज क्या है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। जितने भी ऊपर दिए गए हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक, और यहाँ पे दिया गया जू स्पोर किसका, क्लेमाइडोमोनास का। जो भी फिगर होगा वहीं पे वहां लिख देना है। जैसे यहाँ देखो कोनिडिया किसमें, पेनिसिलिया में आया गया है, और बर्ड किसमें, हाइड्रा में, जेम्यूल किसमें, स्पंज में। तो यहाँ जो है क्या है, जेम्यूल है। आप इसको बड़ा बड़ा ऐसे लिख लेंगे ताकि फिगर दे देना। एक फिगर भी आया था, ठीक है, इस क्वेश्चन में एक फिगर आया था, है कि नहीं। इससे पहले जो पेपर हुआ तो उसमें भी एक फिगर आया था, यहाँ भी एक फिगर आया था। अच्छा, फिगर दो आए थे शायद। अरे यार क्या लिख दिया। स्पंज, जेमिल कहाँ होता है, स्पंज में होता है। ठीक है, और ये बड होता है, हाइड्रम क्या होता है, बड होता है। ठीक है, ये दिखना चाहिए। और ये माउथ होता है यहाँ पे, और ये जो लिखा हुआ ये क्या है, टेंटिकल है। क्या है, टेंटिकल। और यहाँ पे जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हाइपोस्टोम। तो माउथ के पास ही हाइपोस्टोम होता है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रा, ये हाइपोस्टोम कहाँ पाया जाता है, क्या बताओगे, हाइड्रा में कहाँ पे, माउथ के नजदीक में होता है। टेंटिकल, टेंटिकल, टेंटिकल्स होते हैं ये जो होता है, ये है TENTACLE टेंटिकल। ठीक है, तो जहां पे जो फिगर दिया ना वहीं पे लिख लो बड़ा सा, जेम्यूल इन हाइड्रा, ताकि आप नीचे मत देखो, नीचे देखने नौबत ही नहीं आएगी, ऊपर से आप पेज पलटो डायरेक्टली यही दिखे आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या देखो, हमने बताया हाइड्रा में टेंटिकल है, और यहाँ बर्ड दिखाया गया, बर्ड कहाँ होगा, हाइड्रा में। और हाइपोस्टोम याद रखना कि हाइपोस्टोम कहाँ पाया, क्या बताओगे। हाँ, ये पहले जब BHU एग्जाम जब होता था CPMT का, तो इसमें बहुत पूछा जाता था कि हाइपोस्टोम कहाँ मिलेगा। फोटो क्यों खींच रही हो, मछिरा उन्हें लाई हो 11th की। इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है यार, मैंने उस दिन बताया था। हैं? दोनों लाख। ठीक है, अब समझ में आ गया ना, जैसे पढ़ाई इन लोग को वैसे चलता रहेगा। ठीक है, देखो क्लियर है। अब देखो आगे, वैसे ये रिकॉर्ड भी है, ठीक है, वीडियो सब देख सकते हो उसमें। अब आ जाओ आगे, बात नहीं करो, नहीं बाहर कर देंगे हम। बात करना तो बाहर जाओ, आराम से बतिया के आओ 1 घंटे बाद, यहाँ से पढ़ने के लिए बस, फालतू बकैती नहीं करेंगे। यहाँ देखो, ये हम लोग बात करें यहाँ पे, कौन सा कलर ज्यादा दिखता है इसमें, ब्लैक लेते हैं यार एक बार, ब्लैक देख लेता हूँ। देखो इधर सही है, देखो ये क्या दिया है बताओ। क्ले मार्टो बना दिया है, ऐसे जो है बुक में लिख लेंगे। ठीक है, क्या बच्चे, क्या बोल रहे हो, कम कर देना, हाँ ठीक है। ठीक है, ये देखो कोनेडिया,
कहाँ पे? पेनिसिलियम में। इसी से पेनिसिलिन निकाला जाता था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले इसी से पेनिसिलिन निकाला था, और उसके बाद फ्लोरी और चेन ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया था, और इसी वजह से तीनों साइंटिस्ट मिला के 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया था पास में। और इसी मेडिसिन का यूज किया था वर्ल्ड वार सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर को ट्रीट करने के लिए, है ना। खैर, कोनिडिया इन पेनिसिलियम ऐसे बुक में लिख लो, नीचे ना देने पड़े। कोनिडिया दिख गया? कोनिडिया इन पेनिसिलियम देख लो कितनी बार आया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार आ चुका है ये, ठीक, ऐसा नहीं है कि पहली बार आया। क्लियर? तो जूस्पोर कहाँ मिलेगा बताओ? ठीक है, कौन सा क्लास, सॉरी क्लास कौन सा है इसका? है क्लोरोफाइसी। कौन सा? क्लोरोफाइसी। और कोनिडिया है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कौन सा क्लास से बिलोंग करता है बताओ तो जाने। डायरेक्टली पूछिए कोनिडिया कहाँ बनता है? एस्कोमास्टिस। कौन सा मास्टिस? कॉमनली नोन एज, हाँ बिल्कुल, क्या बोलते हैं इसको? सैक फंजाई। ये बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल। क्वेश्चन देखो किस कैसे आ रहे हैं, बिल्कुल रिफ्लेक्स फटाफट आना चाहिए। ठीक है, आप बस, आपका मई में पेपर हो जाएगा, जून में कौन से, हाँ बोलो। किसका ऑर्डर क्लास बच्चे? फंजाई है। फंजाई का ऑर्डर क्लास ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, क्लास पता है, क्लास दिया गया है, और बाकी किंगडम इसमें दिया है। किंगडम क्या हो गया? फंजाई। किंगडम फंजाई हो गया, क्लास हमारा इसको मास्टर जैसा एक फंजाई, समझे? ये और कुछ नहीं, क्योंकि ये दिया गया था कहाँ? फंजाई वाले टॉपिक में। ठीक है, अब आ जाओ इधर, ये तो बता चुके आपको। ठीक है, ये हो गया। तो जूस्पोर क्लेमाडोमोनास में, कोनिडिया कहाँ पे? पेनिसिलियम में। और ये कहाँ पे होगा? और ये बिलोंग करता है किससे? किसका था? क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसिस बिलोंग करता है। पेनिसिलिन इससे बनाते हैं। पेनिसिलियम कई सारी स्पीसीज होती है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाल रहे हैं, पहले निकालते थे नोटेटम से, और हम निकाल रहे हैं पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से निकाल रहे हैं। ठीक है, हाँ अपने आप बन गई, हाँ रैंडम हो गया था वो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं जो चांस डिस्कवरी हुए हैं, इसको बोलते हैं चांस डिस्कवरी। क्या बोलते हैं? चांस डिस्कवरी। हो गया ये? आगे आ जाओ, जहां जहां फिगर होगा वहां पे इसे नोट कर लेंगे ताकि नीचे देखना ना पड़े। देखो इधर, देखो इधर, बात करो तो बाहर कर देंगे ताकि, सारी फरमाइश पूरी कर लो यहीं पे, ठंडा गरम। देखो ये देखो, कह रही कि मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। किसकी बात कर रहे हैं ये? प्रोटिस्टा। ठीक है, प्रोटिस्टा भी होगा, साथ मोनेरा भी आएगा इसमें। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा किससे होगा? बाइनरी फिजन से होगा। किससे होगा? बाइनरी फिजन से। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में बाइनरी फिजन से होता है, वेयर ए सेल डिवाइड इनटू टू हाफ। एक सेल जो है दो आधे सेल में डिवाइड हो जाएगा, एंड ईच रिपीटली ग्रो इनटू एन एडल्ट। एग्जांपल बताया गया अमीबा और पैरामीशियम। तो बाइनरी फिजन कहाँ कहाँ पे पीछे पड़ चुके हैं? अमीबा में और पैरामीशियम में। आगे चल के पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में। बैक्टीरिया डिवाइड मेनली बाय फिजन, ये लिखा हुआ है, जब सेल पढ़ेंगे वहां पता रहेगा। बैक्टीरिया डिवाइड मेनली बाय फिजन, वैसे बाइनरी फिजन होता है। तो बैक्टीरिया किसमें आ जाएगा? समझ गए? मोइरा में। तो ये कह रहे हैं कि अमीबा पैरामीशियम में क्या होता है बताओ? हाँ, बाइनरी फिजन होता है बच्चे। क्या होगा? बाइनरी फिजन। ठीक है, देखो कह रहे इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल। देखो इधर ईस्ट की बात करें तो डिवीजन कैसा होता है? अनइक्वल होता है। एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट। और इसमें हल्का सा बर्ड बनता है,
ये बढ़ते 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 बड़ा हो जाए, निकल के बाहर हो जाता है। कह रहे हैं कि इनिशियली टू द पेरेंट, शुरुआत में पेरेंट सेल से चिपका रहेगा और धीरे धीरे बर्ड का साइज बढ़ता जाएगा तो वहां डिटैच हो जाएगा, निकल के बाहर चला जाएगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। इनिशियली टू द पेरेंट सेल विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू द न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म या सेल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। यहां देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रा इट्स सीडोपोडिया एंड secrete a 3-layer hard covering or cyst around itself। पुरानी बुक में नहीं मिलेगा ये, देखो कुछ लोग में गायब होगा, देखो ये दिख नहीं रहा है, नहीं है ना? देखो ये देखो, कह रहे हैं कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा विड्रा इट्स सीडोपोडिया। क्या मतलब है? अमीबा अपने सीडोपोडिया को खत्म कर देता है। सीडोपोडिया नहीं जानते हो? सीडोपोडिया फास्ट फूड बोलते हैं। मतलब अमीबा बनता है, जैसे मान लो अमीबा हुआ, ये देखो ये है, तो जो पार्ट आगे रहेगा ये पैर की तरह काम करेगा, जैसे ये बन गया सीडोपोडिया, फिर आगे बढ़ेगा इससे, फिर आगे चल के ये बन जाएगा सीडोपोडिया। इसको फास्ट फीड बनते हैं, ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, ऐसे आर्टिफिशियल होता है। बस मैं कुछ ये इसको बोलते हैं सीडोपोडिया। सीडो मतलब झूठा, मैं कुछ तो बनता रहता है और बिगड़ता रहता है, मैं कुछ। ये हम लोग बात करें सीडोपोडिया की। दूसरी बात देखो, हाँ, तो कह रहे हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रा इट्स सीडोपोडिया। अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो अमीबा जो है सीडोपोडिया को खत्म कर देता है। तो करता है क्या, देखो एंड सिक्रेट 3-layer हार्ड, ये पूछना गया ये वाला 3-layered हार्ड कवरिंग इंपॉर्टेंट है, और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। पास में? तो यहां दो क्या है, जैसे मान लो ये है अमीबा मान लो, ठीक, और इसको चारों तरफ यहां लेयर बन जाए, देखो ऐसे, एक ये बन गया, एक ये ऐसे बन गया, 3 लेयर हार्ड कवरिंग बन जाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन। समझ गए? तो इंसिस्टेशन कहां कहां होगा? अमीबा में। कहां पे? अमीबा। देखो, एंड दिस फिनोमिना इज टर्म एज इंसिस्टेशन। इंपॉर्टेंट क्या है, देखो 3 लेयर होती है और हार्ड होती है। कैसी होती है? हार्ड। अगले के 3 लेयर्स एंड सॉफ्ट कवरिंग अराउंड द अमीबा। सही गलत? हाँ, नहीं पढ़ो तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ 3 लेयर पे ध्यान रहेगा, इधर से गलत करा देंगे। समझ गए? हाँ, तो ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ये हो जाएगा अमीबा में, है ना? बताया, खासकर अमीबा की बात कर रहे हैं। इसको बोलते हैं इंसिस्टेशन। और इंपॉर्टेंट चीज है, ये बनता है फेवरेबल कंडीशन में। कब बनता है? कब बनता है? कब बनता है? कब बनता है? शगुन थक गई क्या? थकती तो नहीं शगुन, वैसे हमने कल देख लिया, थकती नहीं है। देखो यहाँ पे, अब बताओ कितने लेयर? 3 लेयर। फेवरेबल में कि अनफेवरेबल में? ध्यान रखना इसको। ये देखो अनफेवरेबल में है, फेवरेबल में मत कर देना। सारी लाइन अनफेवरेबल होना चाहिए, 3 लेयर होना चाहिए, अमीबा में होना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और हार्ड होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए? हार्ड होना चाहिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसिस्टेशन। क्या बोलेंगे? इंसिस्टेशन। ठीक है, ये हो गया। ये नया पॉइंट ऐड कर दिया गया, हो सकता है बुक में, जो पुराने बुक में नहीं मिलेगा, ये नहीं है ना? हाँ, टाइम कितना हो गया बताते नहीं आप? ठीक है, ठीक है, बस 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 नहीं तक कराते। देखो बस खत्म हो गया। देखो कह रहे कि व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न्स, यहाँ देखो रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा। यहाँ देखो इंसिस्टेड अमीबा मतलब जिसमें सिस्ट बना हुआ है,
इसे अमीबा डिवाइड बाय मल्टीपल फिजन, यहां देखो इसमें मल्टीपल फिजन होगा, क्या होगा, कब, बिल्कुल, ये कब बना था, अनफेवरेबल कंडीशन में। मल्टीपल फिजन होगा उससे क्या, देखो मल्टीपल फिजन एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबा आर स्यूडोस्पोडियोस्पोर, ठीक है, स्यूडोपोडियोस्पोर, स्यूडोपोडियोस्पोर, ठीक है। अगर द सिस्ट वॉल बस्ट, सिस्ट वॉल होती बस्ट कर जाता है, एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो अप इनटू मैनी अमीबी, इससे बहुत सारे अमीबी निकलते हैं, अमीबा से अमीबी निकलता है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं इसको, देखो पहले क्या होता है, इंसिस्टेशन कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में 3 लेयर बनेंगी, तीनों हार्ड होंगी, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो मल्टीपल फिजन होगा, मल्टीपल फिजन होने के बाद क्या बताया हमने, यहाँ पे देखो मल्टीपल फिजन होगा, उससे क्या बनता है, बहुत सारे माइन्यूट अमीबी बनेंगे, इसको बोलते हैं स्यूडोपोडियोस्पोर, जैसे यहाँ देखो ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग बात करें सिस्ट वॉल बस्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड, ये देखो ऐसे बन गया अंदर ही अंदर, ठीक है, ये देखो ऐसे, यही था पूरा, अंदर ही अंदर ऐसे बन गया, और बनने के बाद क्या होगा, यहां से क्या कर जाएगा, ये फट जाएगा, देखो ये बस कर गया, बट करने के बाद क्या बने, देखो ये बन गए, ये क्या बने, बहुत सारे छोटे छोटे क्या अमीबी बन गए, अमीबा से अमीबी, ठीक है। फिजन एंड प्रोड्यूस मैनी माइन्यूट अमीबी आर स्यूडोपोडियोस्पोर बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले था स्यूडोपोडियोपोर, जो अगर इसकी बात करें यहाँ पे, तो पहले देखो अंदर रहते तो स्यूडोपोडियोपोर होते हैं, या अमीबी कह सकते हो, और बाद में जब बस कर जाएंगे तो फिर क्या बन जाएंगे, अमीबी बन जाते हैं, मतलब ये कहना कर सकते हो कि इसी स्यूडोपोरोपोर का क्या होता है, ये अमीबी जो है वो एडवांस फॉर्म है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पोरुलेशन। दो टर्म में याद रखना, एक तो होता है इंसिस्टेशन, ठीक है, और इंसिस्टेशन पहले होता है, बाद में क्या होता है, स्पोरुलेशन होता है, क्या होता है इसमें, प्रोसेस कहाँ पर हम लोगों ने, अमीबा में, किसने पढ़ा, नया टॉपिक है, इसको याद रखना, तो मैं सेव कर दूं, सेव कर दूं, कहाँ जाएगा ये, देखें सेव जाएगा, सबका हो गया, ठीक है, देखिए ठीक है। तो ये तो हम लोग बात कर रहे हैं इंसिस्टेशन की और पोल्यूशन की, इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नया टॉपिक में ऐड हुआ है, ठीक है, थैंक यू।